उन्हें जीवित रखो। मुझे उनसे कुछ चीजें पूछनी है, वीर ने इलिशन मून से कहा, जो जी यांग शेंग का जीवन लेने की कगार पर थी। इलिशन मून ने अपना कागज का छाता नीचे किया और जी यांग शेंग और अन्य लोगों को भावहीन होकर देखा। बचे हुए 3 लोग बुरी तरह से घायल थे। एक सरसरी नजर से भी यह स्पष्ट था कि वे बुरी स्थिति में थे, लेकिन वे प्रोफेसर मंत्रा एरिया द्वारा प्रतिबंधित थे, इसलिए वे भागने की कोशिश करते तो भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। मिस्टर जी, ये डॉल क्या है? वीर ने जी यांग शेंग को देखा, जो हर जगह से खून बह रहा था। चूंकि मैं पहले ही तुम्हारे हाथों में हूं, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं, मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दूंगा, जी यांग शेंग ने कहा। वीर मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे राजकुमार कोई बात नहीं करने जा रहा था। अन्यथा वो वीरतापूर्ण दावे करने के बजाय सौदेबाजी करता। वीर ने अपने हाथ हिलाए और 2 हाफ-डिफाइड डीमंस इंद्रधनुषी प्रकाश की एक चमक में गायब हो गए। वे कुछ भी नहीं हो गए, उनकी हड्डियां भी नहीं बची। मिस्टर जी, मुझे बताओ कि डीमन डॉल कहां से आती है, और मैं तुम्हें जीने दूंगा, वीर ने धीरे धीरे कहा। जी यांग शेंग के चेहरे पर अनगिनत भावनाएं गुजरी, लेकिन इस बार उसने उस निश्चितता के साथ बात नहीं की जो उसने पहले दिखाई थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो क्या तुम सच में मुझे जीने दोगे? वीर हंसा और कहा, मिस्टर जी, हालांकि तुम अपने आप में भरे हुए हो, तुम मेरी आंखों में एक दयनीय चींटी हो। तुम मरते हो या नहीं, इससे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। जी यांग शेंग ने अपने दांत पीसे और वीर को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी एक बड़ा फैसला किया है, और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डीमन डॉल के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देने का वादा करना होगा। वीर का चेहरा ठंडा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया, एक इंद्रधनुषी प्रकाश को बुलाते हुए। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। जी यांग शेंग इतना स्तब्ध था। उसने सोचा कि वीर ने अन्य 2 डीमंस को मारकर गलती की है। जी यांग शेंग ने सोचा कि अगर वह अकेला जीवित है, तो वीर उसे नहीं मारेगा अगर वह डीमन डॉल का रहस्य जानना चाहता है। इसलिए वीर को सौदेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अब उसने महसूस किया कि वीर में आसानी से 2 हाफ-डिफाइड्स को मारने की शक्ति थी। इसका मतलब था कि डीमन प्रिंस को भी आसानी से मारा जा सकता था। उसके पास जो रहस्य थे, वे वीर के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे, पूरी संभावना में। मुझे ये मत सोचने देना कि तुम झूठ बोल रहे हो। अन्यथा, भले ही मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे तुम्हें सजा के तौर पर मारना पड़ेगा, वीर ने जी यांग शेंग से कहा। उसकी आवाज सपाट थी। वीर जानता था कि जी यांग शेंग एक कीड़ा था जिसने केवल बहादुरी से काम लिया। अगर उसके अधीनस्थ आसपास होते तो आदमी अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश कर सकता था। इसलिए वीर ने एक शॉर्टकट लिया और मुख्य बातों पर उतरने से पहले अन्य डीमंस को मार डाला। और अब जब वह अकेला जीवित बचा था, तो जी यांग शेंग सौदेबाजी करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक लग रहा था। लेकिन फिर भी बातचीत करने के उसके प्रयास कमजोर थे। उसका संकल्प टूट गया था। इससे पहले कि वीर को जी यांग शेंग से डीमन डॉल की कहानी मिली, उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जी यांग शेंग डीमन डॉल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो केवल इतना जानता था कि वे अल्फा द्वारा बनाए गए थे। उनमें एक मजबूत जीवन शक्ति और स्काई डीमन पावर्स में गहरी दक्षता थी। वे वास्तविक डीमन से अधिक डरावने थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि डीमन अल्फा ने डीमन डॉल्स को कैसे बनाया या उन्हें बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। लोगों का मानना था कि डीमन डॉल्स डीमन एलीट से बनाए गए थे, लेकिन उस स्तर की प्रतिभा के बहुत से डीमन एलीट्स नहीं थे। इसके अलावा रिकॉर्ड से कोई डीमन एलीट्स गायब नहीं थे। इसलिए यह सच नहीं हो सकता था।
यहां तक कि डीमन सोसाइटी भी डीमन डॉल्स के बारे में बहुत कम जानती थी। केवल मुख्य पर्यवेक्षक ही उनके बारे में जानता होगा। अल्फा द्वारा उपयोग के लिए बहुत से डीमंस को डीमन डॉल नहीं दी गई थी। वीर के बार बार के सवालों और धमकियों के बावजूद जी यांग शेंग ने यह खुलासा नहीं किया था कि डीमन डॉल कैसे बनाई गई थी। यह शायद कुछ ऐसा था जो केवल डीमन अल्फा जानता था। कितनी डीमन डॉल्स हैं? वीर को लगा कि उसका बंदी झूठ नहीं बोल रहा है और इसलिए उसने ये पूछा। मुझे उस बारे में यकीन नहीं है। मुझे पता है कि कम से कम 1 दर्जन है। डीमन अल्फा ने कुछ डीमन डॉल्स दी। स्टॉक में अभी भी कुछ बची है। मैं 3 डीफाइड डीमन डॉल्स के बारे में जानता हूं। बाकी हफ्डीफाइड्स हैं। जी यांग शेंग जीवित रहने की अपनी इच्छा में एक टूटे हुए नल की तरह रहस्य उगल रहा था। 3 डीफाइड डीमन डॉल्स हैं। वीर चौंक गया था। डीमंस को इन दिनों एक बड़ी जाति नहीं माना जाता था। वे उच्च जातियों के बीच उच्च स्थान पर नहीं थे। न केवल उनके बीच डीफाइड्स थे, बल्कि उनके पास 3 डीफाइड डीमन डॉल्स थी। इससे भी अधिक हो सकती थी। ये एक डरावना विचार था। ऐसा लगता है कि डीमंस हमारे विचार से अधिक मजबूत हैं, समारा ग्रोवर ने एक पल सोचने के बाद कहा। वीर भी सोच रहा था। डीमन अल्फा के बारे में कुछ तो संदिग्ध है। मुझे शर्त है कि वे डीमन डॉल्स ही शूरा किंग्स हैं, जो शूराज ग्रेवयार्ड के माध्यम से जीन यूनिवर्स में प्रवेश किए थे। इसका मतलब है कि डीमंस और शूराज के बीच खून का संबंध है। लेकिन डीमन अल्फा ने उन्हें डीमन डॉल्स में क्यों बदल दिया? वीर को समझ नहीं आया और इसलिए उसने जी यांग शेंग से पूछा कि कोई डीमन डॉल को कैसे नियंत्रित कर सकता है। आदमी की व्याख्या पूरी थी। लेकिन भले ही तुम जानते हो कि इसे कैसे नियंत्रित करना है, तुम्हें वास्तव में ऐसा करने के लिए स्काई डीमन पावर की आवश्यकता है, जी यांग शेंग ने कहा। लेकिन वीर ने पहले ही बैंगनी सींग को सक्रिय कर दिया था। डीमन डॉल हिलने लगी। जी यांग शेंग का मुंह चौड़ा खुल गया और वो अब बोल नहीं सका। ये डीमन डॉल इस्तेमाल करने में आसान लगती है। वीर ने बैंगनी सींग उठाया, जिसमें से बैंगनी धुआं निकल रहा था। जब तक वीर के पास वह बैंगनी सींग था, वह डीमन डॉल को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग कर सकता था। यह कई आदेशों को निभा सकता था। डॉल अकेले भी साधारण क्रियाएं करने में सक्षम थी, इसलिए इसे हर समय नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर हा, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बताया जो तुमने जानना चाहा। मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला। क्या मैं अब जा सकता हूं? जी यांग शेंग ने ईमानदारी से वीर से पूछा। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। किसने कहा कि तुम कभी जा सकते हो? वीर मुस्कुराया। तुमने कहा था कि तुम मुझे जीने दोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ने जा रहे हो? जी यांग शेंग चौंक गया था और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। वीर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम भविष्य में मेरे रथ को खींचने के प्रभारी हो सकते हो। एक रथ खींचना? जी यांग शेंग भ्रमित था। वो नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। मुख्य क्षेत्र में कुछ किंग्स एक जेनोजेनिक का शिकार कर रहे थे। वे बस उसे मारने वाले थे जब उन्होंने अपनी ओर कुछ आते देखा। उन्होंने एक लंबे मिनट तक घूरकर देखा, भ्रमित हुए, इससे पहले कि उन्हें समझ आया कि वे क्या देख रहे थे। उन्होंने अपनी ओर एक डीमन को आते देखा। डीमन के कंधों के चारों ओर रस्सियां थी और वह एक रिक्शा जैसी चीज खींच रहा था। अरे, क्या वह डीमन जी यांग शेंग नहीं है? वो क्या कर रहा है? किंग्स ने सदमे में अजीब दृश्य को देखा। उनमें से अधिकांश बोल नहीं पाए। जी यांग शेंग एक कांस्य रथ खींच रहा था। उसमें छत नहीं थी, लेकिन उसमें रहने वालों को छाया देने के लिए एक छाता था। रथ के अंदर एक आदमी और 2 महिलाएं थी। सुंदर महिलाएं आदमी के दोनों ओर बैठी थी, जैसे 2 पत्नियां एक राजा के पास बैठी हों। वीर को जी यांग शेंग को अपमानित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी
और वो वास्तव में रथ में नहीं बैठना चाहता था। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या वो आसपास मौजूद कुछ डीमंस को बाहर निकाल सकता है। अगर वे जी यांग शेंग को बचाना चाहते थे या वीर को खत्म करना चाहते थे, तो उनके लिए कोर एरिया में ऐसा करना मुश्किल होगा। इससे संभावित सेवियर्स को अपने डीमन डॉल्स का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वीर का असली मकसद उन डीमन डॉल्स में से और अधिक को बाहर निकालना था ताकि वह उन्हें अपने लिए ले सके। अपनी जेब में कुछ डीफाइड डीमन डॉल्स होना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। डीमन डॉल्स का अस्तित्व एक बहुत ही अजीब बात थी। डीमन डॉल जिसे वीर ने पहले ही प्राप्त कर लिया था, उसमें एक लाइफ फोर्स थी और वह अपने लिए थोड़ा सोच सकता था। हालांकि यह कभी ऐसा नहीं लगा कि यह वास्तव में जीवित था। उसका दिमाग तभी जीवंत होता था जब उसे बैंगनी सींग के माध्यम से आदेश मिलते थे। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता था, तो यह एक निष्क्रिय रोबोट की तरह खड़ा रहता था। साथ ही लोगों को किसी अन्य जीवित चीज के साथ कोर एरिया की यात्रा करने में असमर्थ माना जाता था। इसके बावजूद डीमन डॉल्स को कोर एरिया में लाया जा सकता था। इसका मतलब था कि यह अपने आप में कोई जीवित चीज नहीं थी। वीर को नहीं पता था कि क्या एक डीफाइड डीमन डॉल भी आ सकती है। अगर वह संभव था, तो डीमंस को कोर एरिया में एक्सट्रीम किंग से निश्चित रूप से अधिक मजबूत होना चाहिए था। बेशक यह सब सिर्फ वीर की सोच थी। ये उसके अनुमान थे। डीफाइड डीमन डॉल्स को कोर एरिया में लाना भी संभव नहीं हो सकता है। भले ही वे प्रवेश कर सकते थे, डीमंस उन्हें अन्य जातियों तक उनके बारे में शब्द फैलने से बचने के लिए केवल गुप्त रूप से उपयोग कर सकते थे। आओ और देखो, हर दिन नई चीजें होती हैं, और ये निश्चित रूप से नवीनतम है। डीमन का जी यांग शेंग एक रिक्शा खींच रहा है। जी यांग शेंग को डीमन अल्फा बहुत पसंद करता है। वह बहुत कॉकी था, और अब वह एक रिक्शा बॉय तक सिमट गया है। वह जिस रथ को खींच रहा है, उस पर कौन है? यह एक्सट्रीम किंग का किंग नहीं हो सकता, है ना? एक्सट्रीम किंग का कौन सा किंग क्लास ऐसा कर सकता है? ऐसा करतब उनमें से किसी के भी परे है। तुम मजाक कर रहे हो। इस ब्रह्मांड में एक्सट्रीम किंग से अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? तुम गॉड्स डैडी को भूल रहे हो। ओह, तुम्हारा मतलब वीर से है? वो आदमी मरा नहीं, मर गया। वो बिल्कुल ठीक जी रहा है। उसने किसी तरह जी यांग शेंग को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और उसके बगल में दो बहुत सुंदर महिलाएं हैं। क्या तुम उन दो लड़कियों को नहीं देखते? वे बहुत सुंदर हैं। मुझे नहीं लगता कि अस्तित्व में मौजूद सभी जातियों में से कोई भी उनके मुकाबले अधिक सुंदर हो सकता है। मैं उनके साथ चादरों में सिर्फ एक बार के लिए मरने को तैयार हूं। वास्तव में वे इतनी हॉट हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बार एक्सट्रीम किंग की एक राजकुमारी को देखा था, लेकिन इन दोनों की तुलना में वो कुछ भी नहीं थी। ये लड़कियां बहुत अधिक हॉट है। एक्सट्रीम किंग की राजकुमारियां शायद ही उनकी हैंडमेडन्स बनने के लायक हो। उस मामले में मुझे करीब से देखना होगा। जी यांग शेंग ने अपना सिर नीचे किया और रथ खींचना जारी रखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बहुत गुस्से में था, और उसने खुद से सोचा, वीर वुसहोल, मुझे तुम्हें मारने का मौका न मिलने देना, क्योंकि जिस क्षण कोई अवसर सामने आएगा, मैं झपटने के लिए तैयार रहूंगा। किसी ने इस दृश्य का एक वीडियो लिया और उसे वितरित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड जान गया कि जी यांग शेंग वीर के लिए एक रिक्शा बॉय था। डीमन के नेताओं को शर्म से खून की उल्टी होने वाली थी। इसके अलावा जो एलिट्स कभी जी यांग शेंग के आसपास थे, वे मारे जा चुके थे। बैकअप एलिट्स बहुत दूर थे, और उन्हें सीमा में आने में काफी समय लगेगा। वीर ने कई डीमंस को बाहर निकालने की योजना बनाई, लेकिन डीमंस नहीं आए। समारा ग्रोवर और इलिशन मून इस तथ्य से बहुत गुस्से में थे कि वे बहुत से हॉनी पुरुषों को आकर्षित कर रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने केवल शुरुआत में खुद को दिखाया। थोड़ी देर बाद लड़कियों ने अपने चेहरे छिपा लिए। उन्होंने आर्मोर पहना ताकि कोई शरारती लोग या जीव ये न देख सके
कि वे कैसी दिखती है, लेकिन फिर भी कई किंग्स अभी भी देखने के लिए आए थे। बेशक कुछ किंग्स महिलाओं को देखने आए थे, लेकिन अधिकांश किंग्स सिर्फ वीर को देखने के लिए थे। वे उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे या उसे पकड़ना चाहते थे। लेकिन इस हफ्दीफाइड डीमन जी यांग शेंग को वीर के लिए एक रिक्शा खींचते हुए देखकर किसी ने भी कुछ भी उत्तेजक करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे उसे बल से लेने जा रहे थे तो वे मजबूत एलिट्स के आने का इंतजार करना पसंद करेंगे। वीर ने आधे दिन तक यात्रा की इससे पहले कि कोई उसके रास्ते को रोकने की हिम्मत करे। देखो, कोई यहां है, जल्दी से फिल्माओ, हमें देखो और देखो कि कौन वीर की तलाश कर रहा है। क्या वह आईची रेस का ऑटम वाइन नहीं है? ती आईची वुमनाइजर्स होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑटम वाइन उन दो लड़कियों के पीछे पड़ रहा होगा। आईची सभी उच्च जातियों में काफी अच्छी तरह से सम्मानित है। उनके रैंकों में कई एलिट्स हैं और वे धनुष चलाने में विशेष रूप से कुशल हैं। उनकी जाति में कई आर्चर्स हैं। फिर भी इन सब के अलावा आईची काफी आलसी है। उनके अधिकांश एलिट्स को केवल अन्य जातियों द्वारा काम पर रखा जाता है। कुछ ही जातियां हैं जिनके पास उनकी मदद के लिए एक आईची आर्चर नहीं है। यह ऑटम वाइन शायद कई सदियों से उनके पास सबसे अच्छा आर्चर रहा है। वह हाफ डीफाइड है और वह एक दिन डीफाइड बन सकता है। यह आदमी वास्तव में वीर को नीचे गिरा सकता है। मुझे डर है कि उसका लक्ष्य वीर नहीं है। ये वास्तव में वे दो लड़कियां हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑटम वाइंड में वो सब कुछ है जो इसमें लगता है। वीर का गॉड्स डैडी का शीर्षक सिर्फ एक मजाक नहीं है। यहां तक कि एक्सट्रीम किंग डीफाइड एलिट्स भी उसे पकड़ने में विफल रहे, इसलिए मुझे संदेह है कि ऑटम वाइन बहुत कुछ हासिल कर सकता है। शायद नहीं। टैंक्सिया सिस्टम और केओस सिस्टम्स बहुत जटिल है। वे डीफाइड स्पष्ट रूप से मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर वे वीर के पीछे थे और वो अच्छी तरह से छिपा हुआ था। कोर एरिया में छिपना इतना आसान नहीं है। जब हर कोई बात कर रहा था, वीर का कांस्य रथ ऑटम वाइन के ठीक सामने चला गया। वीर ने ऑटम वाइन को देखा। वो बिल्कुल एक इंसान जैसा दिखता था। वो वीर से छोटा और पतला था, लेकिन उसका चेहरा बहुत नाजुक था। उसके कान लंबे और नुकीले थे, विशेष रूप से उसकी पीठ पर पारदर्शी पंखों के साथ उसके लंबे चांदी के बाल थे। वो लेजेंड से बाहर एक एल्फ जैसा था। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? वीर ने ऑटम वाइन को ठंडे बस्ते में डालते हुए पूछा। ऑटम वाइन ने समारा ग्रोवर और इलिशन मून को देखा और कहा, मैंने सुना था कि यहां दो सुंदर महिलाएं हैं। इसमें कहा गया था कि उनकी छवि पूरे ब्रह्मांड को चकाचौंध कर सकती है। तो मैं बस एक नजर डालने आया हूं। मैंने सोचा कि कहानियां अतिरंजित होंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें देख भी पाता, उनकी उपस्थिति अकेले ही मुझे नशे में डालने के लिए पर्याप्त थी। ये नशीली भावनाएं निश्चित रूप से यात्रा के लायक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दोनों महिलाएं मुझे अपने चेहरे दिखाने को तैयार हैं। मैं इस दृष्टि के लिए मरने को तैयार हूं। जब तुम अभी भी कर सकते हो तो तुम्हें घर जाना चाहिए, वीर ने सपाट रूप से कहा। मैं इस बारे में गंभीर हूं। देवियों, अगर आप मुझे अपने चेहरे देखने देंगी तो मैं आपके लिए एक गुलाम बनने को तैयार हूं। अरे, मैं खुद को तुरंत मार डालूंगा और परेशान भी नहीं होऊंगा। ऑटम वाइन ने वीर को नजरअंदाज किया, समारा ग्रोवर और इलिशन मून को एक नजर के लिए भीख मांगते हुए। अपने मोनोलॉग के बावजूद ऐसा नहीं लगा कि वह लड़ाई की तलाश में था। वीर जी यांग शेंग को ऑटम वाइन से आगे बढ़ने के लिए कहने वाला था, लेकिन इलिशन मून ने अचानक कहा, तुम हमारे सच्चे सेल्व्स को देख सकते हो, लेकिन तभी जब तुम उसे हराओगे। ऐसा करो और तुम हमें देख सकते हो। इलिशन मून के शब्दों ने मौजूद कई किंग्स को चौंका दिया। उन्होंने सोचा कि वे दो महिलाएं वीर की दोस्त थी, लेकिन उसने कुछ बहुत अलग सुझाया था। उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि महिलाओं को एक डीमन द्वारा बंधक बनाया जा रहा था। इससे लोगों का खून खौल उठा। वे सुंदर महिलाओं को बचाना चाहते थे।
क्योंकि कोर एरिया में किंग्स ने जो वीडियो बनाए और वितरित किए, पूरे ब्रह्मांड में कई एलीट्स ये देख पाए कि वहां क्या चल रहा था। इलिशन मून ने जो कहा उसे सुनने के बाद कई गुस्से वाली आंखें वीर पर केंद्रित हो गई। अनगिनत युवा पुरुष उन दो सुंदर लड़कियों को बचाने के लिए वीर को पीटना चाहते थे। बेशक जो युवा पुरुष इस तरह सोचते थे, उनके पास आमतौर पर कोर एरिया का दौरा करने के लिए आवश्यक रैंक नहीं होती थी। जो किंग्स कोर एरिया के अंदर से देख रहे थे, वे नहीं हिले। क्या तुमने जो कहा वह सच है? ऑटम वाइन ने उत्साह के साथ पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इलिशन मून मुस्कुराई। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मेरी लेडी। ऑटम वाइन ने सिर हिलाया, फिर वो वीर की ओर मुड़ा। क्या तुम कृपया मुझसे लड़ सकते हो? चिंता मत करो, मैं केवल लेडी के अनुरोध पर तुम्हें हराऊंगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये आदमी बहुत आत्मविश्वासी है, वीर ने हंसी दबाते हुए सोचा। उसने ऑटम वाइन को देखा और कहा, मैं तुमसे लड़ सकता हूं। अगर तुम जीतते हो, तो तुम लड़कियों को देखते हो। अगर मैं जीतता हूं, तो मैं क्या कमाता हूं? ठीक है, ऑटम वाइन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम क्या चाहते हो? वीर हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऑटम वाइन ऐसा कुछ कहेगा। उसने ऑटम वाइन को देखा, ये सोचते हुए कि वह एक मजेदार आदमी था। वीर चुप हो गया और कहा, अगर तुम हार जाते हो, तो तुम क्यों नहीं रथ खींचते हो जैसे वह कर रहा है? जरूर। ऑटम वाइन ने सहमति देने से पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं। उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में हार सकता है। वीर खड़ा हो गया और रथ से उतर गया। वह ऑटम वाइन से 10 मीटर दूर खड़ा था। जो भी हमला तुम चाहते हो, उसका उपयोग करो। अगर तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, तो तुम जीत जाते हो। ऑटम वाइन ने वीर को देखते हुए कहा, यह आदमी मुझसे भी अधिक पागलपन की बातें कह रहा है। वीर ने आदमी को देखते हुए सोचा। ऑटम वाइन की पीठ पर एक धनुष था और इसे देखकर वीर ने कहा, मुझे अपना धनुष उधार दो। मैं तुम पर कुछ बार गोली मारूंगा। अगर तुम मेरे तीरों को चकमा नहीं दे पाते हो, तो तुम हार जाते हो। शर, ये आदमी अश्लील है। उसे पता होना चाहिए कि ऑटम वाइन का धनुष आइची का डीफाइड ट्रेजर वाइन स्ट्रिंग है। वो उससे खजाना चुराना चाहता है। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या वह सोचता है कि ऑटम वाइन बेवकूफ है? बहुत से लोग खुशी खुशी किसी और को डीफाइड ट्रेजर नहीं सौंपेंगे। भले ही उन्होंने किया हो, वे इसे दुश्मन को नहीं सौंपेंगे। जब हर कोई शिकायत कर रहा था, ऑटम वाइन ने अपनी पीठ से धनुष और तरकश उतारा। उसने उन्हें वीर की ओर फेंक दिया। उनके चारों ओर किंग्स ने दोनों को खाली घूर कर देखा। उसने वास्तव में उसे उधार दिया। शट अप। वीर ने अभी अभी बड़ा स्कोर किया। भागो। क्या वह वास्तव में धनुष चलाने जा रहा है? ऑटम वाइन ने बस उसे सौंप दिया। आगे बढ़ो। मुझे अपनी इच्छानुसार तब तक गोली मारो जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। ऑटम वाइन उदासीन दिखाई दिया और उसने वीर से बहुत आकस्मिक तरीके से बात की। वीर ने धनुष और तरकश उठाया। उसने देखा कि तरकश में 10 तीर थे। उसने ऑटम वाइन से बात की और कहा, 10 तीर है। मैं तुम पर 10 बार गोली मारूंगा। अगर मैं उन सभी को याद करता हूं, तो मैं हार जाता हूं। जरूर। अगर तुम एक तीर को मेरे शरीर को छूने में सफल हो जाते हो, तो मैं हार जाता हूं। ऑटम वाइन ने सिर हिलाया और कहा। वीर ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस ऑटम वाइन के धनुष को कसकर पकड़ लिया। धनुष बहुत साधारण लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर पुरानी लताओं से बनाया गया था। यह एक बहुत पुराने जमाने का लॉन्गबो जैसा लग रहा था। तार आधा पारदर्शी था और यह एक बाल जितना पतला था। हालांकि यह बहुत कसकर कसा हुआ था। वीर को नहीं पता था कि यह किस तरह के जीव के टेंडन से आया था। जिस क्षण वीर ने धनुष पकड़ा,
ऑटम वाइन का चेहरा उदास लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वीर ने धनुष उठाया तो ऑटम वाइन बता सकता था कि वो हथियार में कुशल था। वीर निस्संदेह एक उत्कृष्ट आर्चर था। हालांकि ऑटम वाइन ने वीर को अपना धनुष इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बेवकूफ था। वास्तव में ऑटम वाइन बहुत स्मार्ट था। बहुत से लोग नहीं थे जो वाइन स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते थे। यह आइची के गुप्त खजानों में से एक था और केवल आइची का खून ही इसे सक्रिय कर सकता था। वाइन स्ट्रिंग एक बहुत ही आध्यात्मिक वस्तु थी और ऑटम वाइन ने पहले ही इसकी स्वीकृति अर्जित कर ली थी। भले ही कोई इसे उससे दूर ले गया हो, वे इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। वीर के धनुष चलाने के प्रयास व्यर्थ होंगे। हथियार उसकी मदद नहीं करेगा और वह इससे खुद को चोट भी पहुंचा सकता है। ऑटम वाइन सिर्फ इसलिए इतना विनम्र था क्योंकि वह चाहता था कि 2 महिलाओं पर उसके चरित्र का अच्छा प्रभाव पड़े। अगर वीर ने उसे गोली मारने के लिए वाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया तो उसे हिलना भी नहीं पड़ेगा। वीर चूक जाएगा और वाइन स्ट्रिंग से खुद को चोट पहुंचाएगा। जब उसने देखा कि वीर धनुष को संभालते समय कितना सहज लग रहा था, तो ऑटम वाइन ने महसूस किया कि वीर तीरंदाजी में बहुत अच्छा होना चाहिए। उस तरह का एक एलीट वाइन स्ट्रिंग के बारे में अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए था। तो यह सवाल उठाता है कि वीर ने इसे उधार लेने का अनुरोध क्यों किया होगा। वीर ने वाइन स्ट्रिंग के शरीर को सहलाया। फिर उसने तार के चारों ओर 2 उंगलियां खिसका दी और उसे खींचने की कोशिश की। जैसा कि सभी ने देखा, वो रेशम जैसा आधा पारदर्शी तार हिला नहीं। PFFF। जिन किंग्स और नोबल्स ने यह देखा, उन्होंने लगभग वो सब कुछ थूक दिया जो उनके मुंह में था। आधे दिन के बाद वीर धनुष के तार को हिलाने में असमर्थ था। प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वीर एक भी तीर नहीं चला सका। वीर बहुत भोला है। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि ऑटम वाइन अपने दिल की अच्छाई के कारण उसे धनुष दे रहा था? यह आइची का वाइन स्ट्रिंग है। आइची के खून के बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। हां, मैं ये कैसे भूल सकता हूं? वो वाइन स्ट्रिंग है। जब आइची अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तो उनका अंतिम डीफाइड गुजर गया। तब से उनके पास कोई डीफाइड नहीं है। बोनास की जाति ने आइची पर हमला किया और उनसे वाइन स्ट्रिंग चुरा लिया। फिर बोनास किंग ने एक पार्टी में वाइन स्ट्रिंग दिखाने की कोशिश की। इसे एक सेनापति को दिया गया जो धनुष के साथ एक मास्टर था। उसने धनुष लिया और राजा ने उससे तीरंदाजी प्रदर्शन के लिए कहा, लेकिन वह सेनापति सभी प्रकार की विभिन्न शक्तियों को आजमाने के बावजूद धनुष के तार को हिला नहीं सका। बोनास के राजा ने यह देखा और उसने एक और सेनापति को पहले सेनापति के साथ काम करने का आदेश दिया। उनमें से एक ने धनुष पकड़ा जबकि दूसरे ने तार को पीछे खींचा। उन्होंने वाइन स्ट्रिंग को खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वे वाइन स्ट्रिंग को खींचने में कामयाब रहे, लेकिन खींचने के बाद तार एक गरज की तरह जीवंत हो गया। वाइन स्ट्रिंग खुद ही हिलने लगा और किसी तरह तार ने दोनों सेनापतियों के सिर काट दिए। तब से किसी ने भी जिसने वाइन स्ट्रिंग का स्वामित्व किया, वो इसे चलाने में सक्षम नहीं था। वे सभी इसके द्वारा चोटिल हो गए, यहां तक कि इसे बुरा भाग्य लाने के लिए भी कहा गया था। ऐसा तब तक था जब तक वाइन स्ट्रिंग को उसके सही स्थान पर वापस नहीं लाया गया। जिस आइची एलीट ने इसे पुनः प्राप्त किया, उसने वाइन स्ट्रिंग से कई लोगों को मार डाला और अंततः डीफाइड बन गया। इसने आइची रेस को वापस जीवन और प्रासंगिकता में ला दिया। नतीजतन वाइन स्ट्रिंग का नाम पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन आइची के अलावा कोई भी अन्य धनुष का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऑटम वाइन धनुष को इतनी जल्दी देने के लिए तैयार था। यह वास्तव में वाइन स्ट्रिंग है। वीर ने वाइन स्ट्रिंग को पकड़ा और उसकी उंगलियों ने धनुष के तार को सहलाया। यह उसके स्पर्श पर काम गया, जैसे वह किसी ड्रैगन या टाइगर से ब्रश कर रहा हो।
तलवारों में स्वॉर्ड सोल्स होते थे और धनुषों में भी अपनी आत्मा होती थी। ये जितना उच्च स्तर का होता था, दूसरों के लिए इसका उपयोग करना उतना ही कठिन होता था। वीर ने खजाने को सक्रिय करने के लिए अपनी प्रोफेसर मंत्रा शक्तियों का उपयोग किया। वो अधिकांश खजानों का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश खजानों के पास पहले से ही मालिक नहीं थे। इस वाइन स्ट्रिंग का एक मालिक था, और यहां तक कि वीर अपनी प्रोफेसर मंत्रा एरिया शक्तियों का उपयोग कर रहा था। इसने विरोध किया। वह तार को वापस खींचने में असमर्थ था। वीर की उंगलियां उस कोमल दिखने वाले तार पर टिक गई। धीरे धीरे उसने अपनी जेड स्किन पावर डाली। तार पर उंगलियां बर्फ में बदल गई और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति भव्य हो गई। लेकिन वह तार अभी भी नहीं हिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीर ने तार को कितनी जोर से खींचा, उसने खींचे जाने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कभी होने वाला है। यह देखकर ऑटम वाइन को खुशी हुई। उसने कहा, मेरे वाइन स्ट्रिंग का अपना दिमाग है। हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तुम दूसरे धनुष का उपयोग क्यों नहीं करते? मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे अपने धनुष थोड़े जिद्दी पसंद है, वीर ने अस्पष्टता से कहा। मुझे तुम्हारे प्रयास करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम इन दो लड़कियों को बहुत देर तक इंतजार नहीं करवा सकते। ऑटम वाइन ने चुपचाप कहा, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी शुरू कर सकते हैं। ये पहला तीर है, वीर ने कहा। फिर उसने तरकश से एक तीर निकाला। जब वीर ने तीर पकड़ा तो वह सहज महसूस कर रहा था। एक ऐसी अनुभूति थी जिसका वर्णन करना मुश्किल था। जब वह सैंक्चुरीज में था तो उसने अक्सर धनुष का इस्तेमाल किया था, और जब उनका उपयोग करने की बात आती थी तो वो हमेशा सबसे अच्छा होता था। जब वो ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में था तो वो एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया था। वीर को धनुष का उपयोग करना पसंद था, लेकिन उसे जीन यूनिवर्स में एक ऐसा धनुष नहीं मिला था जो काफी मजबूत हो, और जब रेंज्ड एंगेजमेंट्स की बात आती थी तो वो हमेशा स्पेल्स आर्सेनल का उपयोग कर सकता था। उसने अब शायद ही कभी धनुष का इस्तेमाल किया हो। भले ही उसे एक अच्छा बो डेविल सोल मिल गया, वो इसे अपनी बेटी हाम मेंगर को दे देगा। वीर ने सोचा कि उसे फिर से धनुष का उपयोग करने में कुछ समय लगेगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस तरह की स्थिति में अपने धनुष का उपयोग करने का मौका मिलेगा। फिर से धनुष पकड़ना अच्छा लगता है, वीर ने आह भरी। उसने तीर उठाया, इसे वाइन स्ट्रिंग के तार के सामने दबाया। यह आदमी क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहा है? वो वाइन स्ट्रिंग का तार नहीं खींच सका तो उस पर तीर लगाने का क्या मतलब है? क्या तीर खुद ही लॉन्च होने वाला है? हर किसी ने सोचा कि वीर जो कर रहा था वो बहुत अजीब था। हर कोई बता सकता था कि वीर के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उसने वाइन स्ट्रिंग के तार को 2 बार खींचा था और वह नहीं हिला। यह स्पष्ट रूप से खींचा नहीं जा सका। वास्तव में मुझे तुम्हारे दूसरे धनुष का उपयोग करने से कोई आपत्ति नहीं है। ऑटम वाइन ने अपने हाथ बाहर निकाले और कहा। वीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने धनुष और नॉक तीर उठाया और उसने जेड स्किन डाली। फिर उसने वाइन स्ट्रिंग के तार को वापस खींचा। वीर की उंगलियों के माध्यम से एक डरावनी शक्ति बढ़ गई। उसने तार को खींचा, लेकिन वह हिलने से मना कर रहा था। वीर बहुत अधिक ताकत लगा रहा था। उसने इतनी जोर से खींचा कि तार उसकी उंगलियों में घुस गया जब तक कि वह उसकी फिंगर बोन्स तक नहीं पहुंच गया। इसने जेड स्किन की सुरक्षा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। जबरदस्ती मत करो। एक डीफाइड एलीट को भी वाइन स्ट्रिंग का तार खींचने में मुश्किल हो सकती है, ऑटम वाइन ने चेतावनी दी। वीर ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तार को खींचना जारी रखा क्योंकि उसकी उंगलियों की शक्ति मजबूत हो गई थी। सर, भागो! जबकि हर किसी का ध्यान वीर पर था, एक डीमन जी यांग शेंग पर भौहें चढ़ा रहा था, जो अभी भी रिक्शा से बंधा हुआ था। जी यांग शेंग ने उसे न देखने का नाटक किया, लेकिन वह डीमन किंग जिसने उसे बुलाया था, जल्दी में था।
हालांकि वह जी यांग शेंग को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वो वहां एकमात्र डीमन था। सच्चे डीमन एलीट्स अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। राजकुमार को क्या हुआ है? क्या वह मंदबुद्धि है? वो क्यों नहीं भाग रहा है? डीमन किंग ने सोचा। वीर जाहिर तौर पर अभी धनुष पर केंद्रित था, इसलिए डीमन को कोई पता नहीं था कि जी यांग शेंग मौका मिलने पर भागने से क्यों मना कर रहा था। डीमन जी यांग शेंग को संकेत देता रहा। आदमी के लगातार हाथ हिलाने से राजकुमार बहुत गुस्से में था। उसने आदमी से अपना सिर मोड़ लिया। अंदर वह सोच रहा था, क्या तुम बेवकूफ हो? बेशक, अगर मेरे पास मौका होता तो मैं भाग जाता। मुझे तुम्हारी ओर से एक अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं होगी। वीर ठीक मेरे बगल में है और उन दो महिलाओं को उकसाया नहीं जा सकता। मैं भागने की कोशिश करने का जोखिम नहीं उठा सकता। डीमन ने देखा कि जी यांग शेंग अब उसकी ओर देखने से मना कर रहा था, इसलिए वो भीड़ के चारों ओर घूम गया। जी यांग शेंग की दृष्टि की रेखा में वापस आ गया। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि राजकुमार उसे देख सकता है, तो उसने फिर से संकेत देना शुरू कर दिया। जी यांग शेंग की भौहें गहरी भौहों में झुकी हुई थी। वो उस दिमाग से क्षतिग्रस्त डीमन को थप्पड़ मारना चाहता था। वो अब भागने वाला नहीं था। अगर वो भागना शुरू कर देता तो वीर के साथ की दो महिलाओं को विश्वास होता कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे एक बार फिर पकड़ लिया गया, और इस बार एक बड़े दर्शकों के सामने, तो ये बहुत बुरा लगेगा। जी यांग शेंग ने मूर्ख डीमन को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हर कोई देख सकता था कि वीर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। भले ही तार उसके मांस में घुस रहा था, वह अभी भी धनुष खींचने में असमर्थ था, और इससे वे खुश हुए। क्या तुम वास्तव में सभी देवताओं के डैडी होने का सोचते हो? भले ही तुम थे, वो एक धनुष है। तुम गॉड्स डैडी हो, बोस डैडी नहीं। तुम इस धनुष के साथ कुश्ती करने पर क्यों जोर दे रहे हो? उसका अहंकार नियंत्रण से बाहर हो गया है। उसने एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया और अब उसे विश्वास है कि वह सब कुछ कर सकता है। हाँ, मैं आखिरकार वीर को खुद का मजाक उड़ाते हुए देख सकता हूं। वाइन स्ट्रिंग को संचालित करना इतना आसान नहीं है। अगर यह इतना आसान होता तो यह आइची का नहीं होता। जैसे ही हर किसी ने धनुष पर चर्चा की, वीर की आंखें कठोर हो गई। उसके चारों ओर भूरे रंग के पंखों का एक रोब दिखाई दिया, जिससे एक इंद्रधनुषी प्रकाश निकल रहा था। दर्शकों की भीड़ इंद्रधनुषी चमक को वीर से आते हुए देख सकती थी, लेकिन वे रोब या उस प्रतीक के विवरण को नहीं देख सकते थे जो वीर की पीठ पर दिखाई दिया था। मोर पहले ही अपनी पूंछ फैला चुका था। उसकी महिमा का प्रकाश वीर को घेर रहा था। एक बार जब वीर को पीकॉक किंग्स बफ मिला, तो उसकी जेडस्किन उंगलियां एक इंद्रधनुष की तरह चमक उठीं। उसके हाथों से चलने वाली शक्ति वास्तव में भयानक स्तर तक बढ़ गई। जैसे ही वो डरावनी शक्ति वीर के माध्यम से बढ़ी, वाइन स्ट्रिंग अंततः हिलना शुरू हो गया। इंच दर इंच धनुष खींचा जा रहा था। ड्रैगन लाइक टेंडन स्ट्रिंग पागलों की तरह कांप रहा था। इसने कुछ प्राचीन प्रेडेटर के दहाड़ने की आवाज निकाली। ये एक गरज जैसा लग रहा था। पास के लोगों ने सोचा कि उनके कान के पर्दे फटने वाले हैं। भीड़ में हर किसी को ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने घूर कर देखा, चकित, जैसे वीर ने विंग स्ट्रिंग का तार वापस खींचा। वे कुछ भी कहने के लिए बहुत सदमे में थे। वाइन स्ट्रिंग को बल द्वारा खींचा जा सकता था, ठीक बोना जनरल्स की तरह, जो हाफ-डिफाइड थे और शुद्ध शक्ति पर केंद्रित थे। उनकी शक्ति के संयोजन से उनकी शक्तियां डिफाइड लेवल तक पहुंच गई और वाइन स्ट्रिंग के तार को वापस खींच लिया। हालांकि उन्होंने ऐसा केवल एक बार किया था। उन लोगों के लिए चीजें कभी अच्छी नहीं हुई जिन्होंने वाइन स्ट्रिंग को वापस खींचने के लिए मजबूर किया। एक डिफाइड एलीट था जो एक बार वाइन स्ट्रिंग का तार वापस खींचने में कामयाब रहा था। उसे अपनी इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर करने के बाद उस पर अत्यधिक बुरा भाग्य आया।
हर कोई अब देख सकता था कि वीर वाइन स्ट्रिंग को खींचने में कामयाब रहा था। जितना वे चौंक गए थे, वे इस बारे में वास्तव में खुश थे। वे हैरान थे कि वीर वाइन स्ट्रिंग को खींचने में सक्षम था, और वे ये जानने के लिए उत्साहित थे कि क्या वीर पर बुरा भाग्य पड़ेगा या नहीं, जैसे दूसरों पर पड़ा था जिन्होंने इसका उपयोग किया था। वीर ने वाइन स्ट्रिंग को खींचा और धनुष से आने वाली प्रेडेटरी रोर और भी तेज हो गई। आसपास के किंग्स ने महसूस किया कि उनके सीने में उनके दिल जोर से धड़क रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल फटने वाले हैं। जैसे ही हर कोई इस झटके में डूब गया, उन्हें पता था कि उन्हें क्षेत्र छोड़ना होगा और वीर को अधिक दूरी से देखना होगा। ऑटम वाइंड उदास दिखने लगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वीर धनुष के तार को जितना संभव हो उतना पीछे खींचने वाला था। अगर उसने अब इसे दागा, तो ऑटम वाइंड वास्तव में अनिश्चित था कि वह तीर को चकमा दे पाएगा या नहीं। वाइन स्ट्रिंग पूरी ताकत से एक डीफाइड को नुकसान पहुंचा सकता था। ऑटम वाइंड केवल हाफ डीफाइड था। हालांकि यह उसका धनुष था, उसने नहीं सोचा था कि वह इसके द्वारा दागे गए तीर से बच सकता है। कैट, जब वाइन स्ट्रिंग का धनुष का तार मध्य बिंदु पर पहुंचा, तो वीर को ऐसा लगा जैसे कुछ अटक गया हो। वह तार को और आगे नहीं खींच सकता था और न ही उसे जाने दे सकता था। जैसा कि यह हुआ, धनुष द्वारा एक टॉर्नेडो लाइक सब्सटेंस चेन जारी की गई। यह एक डरावना स्पेस टॉर्नेडो बन गया जिसने वीर को उसमें खींच लिया। ओह नहीं, ओह नहीं, वाइन स्ट्रिंग उसे निगलने वाला है। वीर के लिए बुरा भाग्य। उसे उस शापित वाइन स्ट्रिंग को उधार क्यों लेना पड़ा? क्या वाइन स्ट्रिंग वीर का सिर काट देगा? कहना मुश्किल है। वाइन स्ट्रिंग द्वारा कई लोगों का सिर काट दिया गया है। ऑटम वाइन के माथे से पसीना बह रहा था। अगर वीर ने वह तीर दागा होता, तो उसने नहीं सोचा था कि वह इसे चकमा दे सकता है। जैसा कि सभी किंग्स ने इस पर चर्चा की, वाइन स्ट्रिंग को घेरने वाला टॉर्नेडो अचानक गायब हो गया, और वीर अभी भी तूफान के केंद्र में था। वो धनुष पकड़े हुए था। उसका धनुष का तार फिर से हिल रहा था जैसे उसने इसे और पीछे खींचा था। उसे वाइन स्ट्रिंग से चोट नहीं लगी थी। वाइन स्ट्रिंग उसके हाथों में कराहता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह वहां नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास अपने नए विल्डर के सामने समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और नतीजतन वो कराहता रहा। जब मैं, वीर, एक तीर दागना चाहता हूं, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें खुलना होगा, वीर ने घोषणा की। फिर उसने अपनी उंगलियों से भारी मात्रा में ताकत लगाई। धनुष का तार, जो पूरी तरह से खींचा नहीं गया था, अचानक पूरी तरह से खींच लिया गया। यह अब उतना ही दूर था जितना यह जा सकता था। यह एक फुल मून जैसा लग रहा था। वाइन स्ट्रिंग काम गया और हिल गया, एक गुस्से वाली दहाड़ जारी की, लेकिन उसके विरोध ने कुछ नहीं किया। यह वीर को तीर चलाने से नहीं रोक सका। हर कोई चौंक गया था। वीर बल द्वारा वाइन स्ट्रिंग का उपयोग कर रहा था। यहां तक कि उपभोग की उसकी शक्तियों ने भी अपने नए विल्डर को इसका उपयोग करने से नहीं रोका। वाइन स्ट्रिंग को अब देखना एक ऐसे आदमी को देखने जैसा था जो अपने ऊपर जबरदस्ती कर रहा था। वीर ने ऑटम वाइन पर एक तीर साधा। ऑटम वाइन का चेहरा ग्रे हो गया। उससे बहने वाला पसीना उसके कपड़े भिगोने लगा था। यह देखकर कि वीर एक तीर चलाने की कगार पर था, ऑटम वाइन ने अंततः चिल्लाया, नहीं, गोली मत मारो, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। वीर ने उसकी दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया। उस धनुष का तार खींचना इतना कठिन था। उस सारे काम के बाद वह निश्चित रूप से इसे चलाने वाला था। हुश! जब वीर ने धनुष का तार छोड़ा, तो इसने अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ दिया। तीर बाहर उड़ गया, हर किसी की दृष्टि से गायब हो गया। ऑटम वाइंड एक तूफान बन गया। वह एक ऐसी हवा की तरह स्थिति बदलता रहा जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था। लेकिन किसी तरह वो पंख वाला तीर अभी भी उसके सामने दिखाई दिया। यह सीधे उसके माथे के माध्यम से शूट करने वाला था।
ऑटम वाइंड एक मरा हुआ आदमी था। जैसे ही पंख वाला तीर ऑटम वाइंड के माथे को छेदने वाला था, तीर ने अचानक अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। ये हर किसी से दूर, इसके बजाय पास के एक ग्रह की ओर चला गया। पंख तीर ने पूरे ग्रह को छेद दिया और एक सेकंड बाद ग्रह फट गया। शॉकवेव कई अन्य ग्रहों पर छा गई और उनके चारों ओर के किंग्स शॉकवेव से ऑफ बैलेंस हो गए। सौभाग्य से वे ग्रह से बहुत दूर थे, अन्यथा विस्फोट ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया होता। ऑटम वाइन का चेहरा पीला लग रहा था। अगर उस तीर ने उसे मारा होता तो उसका शरीर नष्ट हो गया होता। वह बचने में असमर्थ रहा होगा। यहां तक कि जब उसने वाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया तो वह धनुष से इतनी शक्ति नहीं निकाल सका। आखिरकार वह डीफाइड नहीं था। वो वाइन स्ट्रिंग की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। मुझे न मारने के लिए धन्यवाद, मिस्टर हा। ऑटम वाइंड ने वीर को नमन किया। क्या मुझे दूसरे तीर से प्रदर्शन करने की आवश्यकता है? वीर ने ऑटम वाइंड को देखते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मैं हार गया। मैं अपना वादा रखूंगा और तुम्हारी ओर से रिक्शा खींचूंगा। यह करना एक सम्मान होगा, ऑटम वाइंड ने कहा। वीर ने वाइन स्ट्रिंग और उसका तरकश ऑटम वाइंड को लौटा दिया। धनुष का मास्टर ऑटम वाइंड था। वीर इसका उपयोग कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सोल रोब, जेड स्किन और प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति की आवश्यकता थी। उस एक तीर को दागने से वह एक पूरी लड़ाई से भी ज्यादा थक गया था। धनुष कितना भी अच्छा क्यों न हो, वीर के लिए इसका उपयोग करना आसान नहीं होगा। साथ ही वीर ने केवल इतना कहा था कि वह इसे उधार लेना चाहता है। उसने हमेशा इसे वापस करने की योजना बनाई। ऑटम वाइंड ने धनुष स्वीकार किया और उसे अपनी पीठ पर वापस कर दिया। वह कांस्य रिक्शा के सामने चला गया और जी यांग शेंग के बगल में खड़ा हो गया। उसने रस्सी खींची और कहा, मिस्टर जी, अब जब हम सहकर्मी हैं तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे बकवास करो, अपनी एसएस का ध्यान रखो। जी यांग शेंग गुस्से में फुसफुसाया। वह सोच रहा था कि उनके जैसे एलिट्स को रिक्शा का संचालन क्यों करना पड़ा, और उसने सोचा कि ऑटम वाइन ने तुच्छ कार्य के लिए इतना उत्साह क्यों दिखाया। जब लोगों ने जी यांग शेंग और ऑटम वाइन को कांस्य रिक्शा खींचते हुए देखा तो उन्होंने आखिरकार अपनी चकाचौंध को दूर कर दिया। गॉड्स डैडी वास्तव में अपने शीर्षक के लायक है। वो बहुत अधिक एफ किंग गॉड है। वो वाइन स्ट्रिंग को बिना मरे उसके सामने समर्पण करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था? क्या वो वास्तव में एक किंग है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह भेष में एक डीफाइड नहीं है? बकवास। डीफाइड्स कोर एरिया में प्रवेश नहीं कर सकते। हां, ठीक है, लेकिन जब उसने धनुष का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि उसने एक सब्सटेंस चेन उत्पन्न किया। वो पंख वाला रोब एक शक्तिशाली डीफाइड ट्रेजर होना चाहिए। उसे इतनी डरावनी मात्रा में शक्ति कैसे मिली, इसका कारण यही होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि एक्सट्रीम किंग उसे पकड़ नहीं सकता। वो बहुत मजबूत है। वहां कुछ एक्सट्रीम किंग प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी वीर पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना। कोई भी उसे रोकने की कोशिश करने को तैयार नहीं था। वाइन स्ट्रिंग के साथ उसका प्रदर्शन इतना डरावना था कि उसने सभी को स्तब्ध कर दिया था। कोर एरिया में यहां तक कि एक्सट्रीम किंग भी उसका सामना नहीं करना चाहता था। जब तक वे उसके खिलाफ डीफाइड्स को नहीं ला सकते, वीर की शक्ति बस जबरदस्त थी। सभी जातियों ने वीर के तीर चलाने के वीडियो पर शोध किया। व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण यह था कि पंख वाला रोब एक रहस्यमय खजाना था जिसने उसकी मदद की। यह किसी तरह वीर की शक्ति को एक डीफाइड का प्रतिद्वंद्वी बनने की अनुमति दे सकता था। वह सोल, उसके पास इतना अच्छा भाग्य कैसे है? पहले उसने शील्ड ऑफ द मर्डूसास गेस अर्जित किया और अब उसके पास वह रहस्यमय पंख वाला रोब है। उसके पास कितने खजाने हैं? एक्सट्रीम किंग के सिक्स्थ अंकल ने फुटेज देखा और कराह उठा। ऐसा लगता है कि हम उसे कोर एरिया में नहीं पकड़ सकते। हमें उसे सिस्टम्स ऑफ केओस में ढूंढना होगा
फोर्थ अंकल मेंग लाई ने कठोर आवाज में कहा। स्प्रिंग रेन उसे खोज रहा है। मुझे उम्मीद है कि वे परिणाम लेकर लौटेंगे। सिक्स्थ अंकल को स्प्रिंग रेन की सफलता की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। सभी जातियों ने अब एक बात समझ ली थी। कोर एरिया में वीर को उकसाया नहीं जाना चाहिए। वीर का कोर एरिया में निरंतर घूमना फिरना संघर्ष से मुक्त था। हालांकि बहुत से लोग उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुसीबत मोल नहीं ली। हालांकि यही बात वीर को उदास कर रही थी। यहां तक कि डीमंस भी लड़ाई शुरू करने नहीं आए। वीर उन डीमन डॉल्स में से और अधिक चाहता था और उसे एक और डॉल हासिल करने का मौका नहीं मिल रहा था। अगले दिन वीर ने ऑटम वाइंड को जाने देने का फैसला किया। उसे वास्तव में अपने लिए रिक्शा खींचने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी, और अगर डीमन नहीं आने वाले थे तो यह सब करने का कोई मतलब नहीं था। भाई वाइंड, तुमने अपना वादा पूरा किया है। तुम अब जा सकते हो। ऑटम वाइंड वास्तव में काफी अच्छा था, इसलिए वीर उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। यह सुनने के बाद ऑटम वाइंड ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, नहीं, चूंकि मैं हार गया, मुझे सौदेबाजी के अपने अंत को बनाए रखना होगा। तुमने इसे पूरे दिन खींचा है, वो काफी है, वीर ने सदमे में जवाब दिया। एक दिन काफी नहीं है, ऑटम वाइंड ने कहा। मुझे कम से कम 1 साल तक तुम्हारी और इन दोनों महिलाओं की मदद करनी होगी। नहीं, 10 साल। मुझे तुम तीनों की मदद करके खुशी हो रही है। जी यांग शेंग बहुत गुस्से में था और उसने खुद से सोचा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम रिक्शा बॉय क्यों बनना चाहते हो? वीर ने ऑटम वाइंड को देखा और भावहीन होकर कहा, हमें अब इस रिक्शा की आवश्यकता नहीं है। तुम जा सकते हो। शायद हम एक दिन फिर मिलेंगे। ऑटम वाइंड अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। उसने कहा, भले ही तुम्हें रिक्शा की आवश्यकता ना हो, लेकिन कुछ अन्य सेवाएं होनी चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। मैं जेनोजेनिक्स का शिकार कर सकता हूं और अच्छा खाना बना सकता हूं। मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो। जब हम तुम्हें जीने दे रहे हैं तो बस जाओ। बकवास करना बंद करो। इलिशन मून ने नाराजगी में कहा, अगर तुम मेरे जाने पर जोर देते हो तो मैं चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम दोनों को फिर कभी देख सकता हूं। ऑटम वाइंड ने आह भरी और कहा। उसके बाद ऑटम वाइंड ने रस्सी गिरा दी और चला गया। वह जाते समय पीछे मुड़कर देखता रहा, जैसे वह जाना नहीं चाहता था। लोग सोचेंगे कि रिक्शा बॉय होना उसके लिए एक शानदार छुट्टी थी, न कि एक कठिन कार्य जिसके लिए उसे भर्ती किया गया था। यह ऑटम वाइंड सुंदर लड़कियों के लिए कुछ भी करेगा। कितना प्लेयर है। वीर हंसा। वह जानता था कि ऑटम वाइंड केवल इलिशन मून और समारा ग्रोवर के लिए ही वहां था। ऑटम वाइंड के जाने के बाद जी यांग शेंग ने वीर को अपनी ओर देखते देखा। उसने खुद से सोचा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अब जाने दो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और हमारा रिक्शा खींचो, वीर ने एक क्रूर घूरने के साथ कहा। का जी यांग शेंग भयंकर था। वो वीर को कुछ बार से अधिक थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वह केवल रथ ही खींच सकता था। एक अंधेरे संसार के एक दूर कोने में एक पुराने महल के खंडहरों के बीच एक हल्की रोशनी चमक रही थी। 9 लाइफ कैट, क्या तुम्हें यकीन है कि लिटिल सेक्रेड लीडर अब सैंक्चुरीज में जा सकता है? आंटी मैंने 9 लाइफ कैट को देखते हुए पूछा। 9 लाइफ कैट, तुम इस बारे में बेहतर सोचो। अगर लिटिल सेक्रेड लीडर को कुछ होता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओल्ड वल्चर ने एक डरावनी नजर से 9 लाइफ कैट से कहा। चिंता मत करो, मैं इस बारे में गलत नहीं हूं। लिटिल सेक्रेड लीडर किंग क्लास बनने जा रहा है। सैंक्चुरीज में जीन कमाने का यह उसके लिए सबसे अच्छा समय है। अगर वह किंग क्लास तक पहुंचता है तो उसका सेल्फ कॉगव्हील पूरा हो जाएगा। तब उसे आवश्यक जीन कमाने में बहुत देर हो जाएगी। किंग क्लास बनने से पहले उसे अपने शरीर के जीन को रीसेट करना होगा।
फिर वर्किंग क्लास बनने के लिए अपने सेल्फ कोग व्हील का उपयोग कर सकता है। 9 लाइफ कैट हंसा। लेकिन लिटिल सेक्रेड लीडर पहले से ही एक ड्यूक है। क्या तुम्हें यकीन है कि सैंक्चुरीज में जाना उसके लिए सुरक्षित है? आंटी मे ने पूछा। अन्य लोग अच्छी तरह से किराया नहीं दे सकते हैं, लेकिन लिटिल सेक्रेड लीडर को कोई परेशानी नहीं होगी। 9 लाइफ कैट रुका और फिर आगे कहा, चिंता मत करो, मैं लिटिल सेक्रेड लीडर के पीछे रहूंगा। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम बेहतर। अन्यथा आंटी मैंने ठंडी आह भरी। उन डरावने लोगों ने चीकू को अलविदा कहा। उसके कुछ ही समय बाद एक आदमी और एक बिल्ली ने खंडहर छोड़ते समय अपने साथ एक लालटेन ले ली। वे अंधेरे में निकल पड़े। 9 लाइफ कैट, मैं अपनी मां को देखना चाहता हूं, चीकू ने 9 लाइफ कैट से कहा। वह चलते समय लालटेन पकड़े हुए था। बेशक तुम अब कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है। जब तुम वापस आओगे तो वो तुम्हें रखना चाहेगी और तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देगी। लेकिन ये दुनिया खत्म होने वाली है, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी मां, परिवार और दोस्त सभी मर जाएंगे। अगर तुम स्तर ऊपर नहीं करते हो और पूरे अस्तित्व को नहीं बचाते हो, तो तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ देंगे। यहां तक कि तुम्हारी प्यारी बहन भी मर जाएगी। तुमने उसका वीडियो देखा, है ना? क्या तुम वास्तव में उन्हें मारे जाने देना चाहते हो? 9 लाइफ कैट ने कहा, केवल मैं ही दुनिया को बचा सकता हूं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? चीकू ने 9 लाइफ कैट को देखते हुए पूछा। हां, तुम इस दुनिया के सेवियर हो। केवल तुम ही सबको बचा सकते हो। 9 लाइफ कैट ने गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, हम सैंक्चुरीज में जाएंगे। मैं अपने माता पिता या अपनी बहन को चोट नहीं लगने दूंगा। मैं दुनिया को बचाऊंगा। चीकू का चेहरा इस बारे में निश्चित लग रहा था। हां, बस ऐसे ही दुनिया को बचाओ और फिर तुम अपने परिवार के साथ हो सकते हो। 9 लाइफ कैट ने सिर हिलाकर और पलक झपकते हुए कहा। फर्स्ट गॉड्स पृथ्वी गृह में खड़ी मिशा ने खुशी से अपनी चाकू को पकड़ लिया और आगे बढ़ी। वह खेतों की ओर बढ़ी, जीवों को मारना चाहती थी। उसने अभी अभी 16 साल की उम्र पूरी की थी और ये सैंक्चुरीज में उसका पहली बार था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस आश्रय में वह रहती थी वो खाली था। वो वहां अकेली व्यक्ति थी। हालांकि इससे मिशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास टैंग फैमिली का सकारात्मक व्यक्तित्व था और उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। अगर वहां कोई नहीं था तो उसे परवाह नहीं थी। वह बस जीवों को जल्दी मारना चाहती थी। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसने 2 जीवों को खेतों में भागते देखा। मिशा इससे खुश थी। वो अपनी जेड स्टील नाइफ के साथ उनकी ओर दौड़ी। लेकिन जब मिशा करीब आई तो उसे डर लगा। 2 जीव एक 12 वर्षीय लड़का और एक बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर थे। लड़के के लाल होंठ और सफेद दांत थे। वह सुंदर था और वह एक इंसान जैसा दिखता था। हालांकि लोग 16 साल के होने तक सैंक्चुरीज में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वे अपने 16वें जन्मदिन से पहले प्रवेश करते तो उनके शरीर को नुकसान होता। इसे ध्यान में रखते हुए वह एक इंसान नहीं हो सकता था। तुम इंसान हो या क्या? मिशा ने लड़के के करीब आते ही अपनी चाकू उठाते हुए पूछा। मैं इंसान हूं। तुम भी इंसान हो, है ना, बड़ी बहन? चीकू ने जिज्ञासा से मिशा को देखा। उसने सालों में कोई दूसरा इंसान नहीं देखा था। यह सुनकर मिशा को राहत मिली कि वह एक इंसान था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह सच हो सकता है। उसने अपना चाकू निकाला और उसे चीकू की ओर इशारा किया। उसने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। इंसान केवल 16 साल के होने पर ही सैंक्चुरीज में प्रवेश कर सकते हैं। तुम इतने छोटे हो। तुमने इससे पहले सैंक्चुरीज में कैसे प्रवेश किया? चीकू जवाब देने वाला था जब उसने मिट्टी से फाड़कर कुछ बाहर आते हुए सुना। घास और गंदगी का फव्वारा ऊपर उठा और एक 10 मीटर लंबी सेंटिपेड जमीन से बाहर आई।
ये मिशा और चीकू पर हमला करने वाला था। भागो! मिशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चीकू को उठा लिया और अपने आश्रय की ओर भागी। सैंक्चुरीज में प्रवेश करने से पहले उसने वहां रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ा था। वह तुरंत जान गई कि ये एक सेक्रेड ब्लड डीमन सेंटिपेड था। उसने अभी अभी सैंक्चुरीज में प्रवेश किया था और इसलिए वो उसे हरा नहीं सकती थी। मिशा ने अभी अभी सैंक्चुरीज में प्रवेश किया था और हालांकि उसकी जीन आज बुरी नहीं थी, लेकिन उसके जीन को मजबूत नहीं किया गया था। वह कमजोर थी और वह विशाल डीमन सेंटिपेड से आगे नहीं निकल सकती थी। सेंटिपेड कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया। मिशा भागते समय चीकू को पकड़े हुए थी, लेकिन आसमान अचानक काला हो गया। जमीन पर एक विशाल छाया गिर गई। ऊपर देखे बिना वो जानती थी कि विशाल डीमन सेंटिपेड का मुंह उनके सिर पर खुला लटका हुआ था। मैं इतनी अभागी क्यों हूं? क्या भगवान स्मार्ट लोगों से ईर्ष्या करते हैं या कुछ और? या क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं, मिशा, बस बहुत स्मार्ट हूं? मिशा ने खुद से सोचा। यह कहा जा सकता है कि उसका स्वभाव निराशाजनक था और यह हल्के ढंग से कह रहा था। मिशा अभी भी भागते समय चीकू के हाथों को खींच रही थी। विशाल डीमन सेंटिपेड का खुला मुंह उसके पीछे करीब आता देखकर उसने चीकू को आगे फेंक दिया। भागो! उसने चिल्लाया। उस डरावने मुंह को इतना करीब आते देखकर मिशा को लगा जैसे वो डर से पिघलने वाली है। आखिरकार वो एक नाबालिग लड़की थी। वो कबीर मदन जैसी दिखती थी, लेकिन उसने पहले कभी मौत के करीब के अनुभव का सामना नहीं किया था, तो वो डर गई थी। विशाल डीमन सेंटिपेड का मुंह उसे खाने वाला देखकर मिशा की दृष्टि धुंधली हो गई। फिर उसने देखा कि विशाल डीमन सेंटिपेड का सिर उसके पास जमीन से टकराया। मिट्टी और घास हर जगह फैल गई। प्राणी का सिर एक गड्ढे के अंदर था और लाल होंठ और सफेद दांतों वाला लड़का प्राणी के शरीर के ऊपर खड़ा था। मिशा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने विशाल डीमन सेंटिपेड के सिर के ऊपर खड़े लड़के को घूरकर देखा। ये वही लड़का था जिसे वो कुछ पल पहले ले जा रही थी। बड़ी बहन, क्या तुम ठीक हो? चीकू चिंतित दिखते हुए मिशा की ओर चला गया। मिशा को खुद को कैसे संभालना है इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह बस पूरे सदमे में चीकू को घूरकर देखती रही। कोई अन्य प्रतिक्रिया दिमाग में नहीं आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का, जो खुद से कुछ साल छोटा दिखता था, एक सेक्रेड ब्लड जायंट डीमन सेंटिपेड के ऊपर खड़ा था। उसने इसे इतना आसान बना दिया। बड़ी बहन, क्या हुआ? चीकू ने देखा कि मिशा जम गई थी। उसने सोचा कि वो घायल हो गई है। उसने अपने हाथ उसके माथे पर रखे, उसके शरीर में शक्ति डालने की तैयारी की और देखा कि उसे कहाँ चोट लग सकती है। बूम! जैसे ही ऐसा हुआ, विशाल डीमन सेंटिपेड ने अपने सिर को मिट्टी से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। मिशा फिर से डर गई। वो वापस गिर गई। तुमने बड़ी बहन को डरा दिया। जाओ माफी मांगो। चीकू मुड़ा और विशाल डीमन सेंटिपेड पर घूरकर देखा। विशाल डीमन सेंटिपेड का शरीर कांप गया और हिल गया। जैसा कि मिशा ने अविश्वसनीय आंखों से देखा, विशाल डीमन सेंटिपेड ने अपने शरीर को नीचे कर दिया। उसने मिशा की ओर सिर हिलाना जारी रखा जैसे कि वो क्षमा के लिए भीख मांग रहा था। ये क्या चल रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूं? क्या ये वास्तव में एक जायंट डीमन सेंटिपेड के रूप में जाना जाने वाला सेक्रेड ब्लड क्रीचर है? मिशा जम गई थी। बड़ी बहन, क्या तुम ठीक हो? चीकू फिर से मिशा के सामने दौड़ा और उसके माथे पर हाथ रखा। मिशा का चेहरा लाल हो गया। वो वापस गिर गई और उसे देखा। तुम कौन हो? नहीं, क्या तुम इंसान हो? एक डीमन सेंटिपेड तुम्हारी बात क्यों मानेगा? मेरा नाम चीकू है और मैं इंसान हूं। क्या मैंने तुम्हें यह पहले ही नहीं बताया? उसने विशाल डीमन सेंटिपेड की ओर इशारा किया और कहा, वो मुझे हरा नहीं सकता। बेशक वह मेरी बात मानता है। चीकू,
तुम्हारा उपनाम हाँ है। क्या तुम अंकल वीर से संबंधित हो? मिशा ने जल्दी से पूछा। मैं उनका बेटा हूं। क्या तुमने मेरे डैड को देखा है? अपने डैड का नाम बोलते ही सुनकर चीकू अथाह खुश हो गया। तुम अंकल हा के बेटे हो। उस स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो। मेरे दादाजी ने कहा कि रहेजा फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रहेजा फैमिली बहुत अजीब है। मिशा की आंखें चौड़ी थी जब उसने कहा, मुझे मेरे दादाजी के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं एक प्रतिभाशाली हूं, लेकिन तुम इतने छोटे हो और पहले से ही इतने मजबूत हो। वह जो कह रहा था वो सच होना चाहिए। बड़ी बहन, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं जहां तुम्हें जाना है, चीकू ने कहा। मुझे ले जाओ। तुम मुझे कैसे ले जाओगे? मिशा ने पूछा। चीकू ने मिशा का हाथ पकड़ा। उसने उसे डीमन सेंटिपेड के सिर पर निर्देशित किया। फिर उसने अपने बैग से एक कंबल निकाला। उसने मिशा से उस पर बैठने के लिए कहा। वह उसके लिए कुछ फल लाया। जैसे ही सूरज डूब रहा था, विशाल डीमन सेंटिपेड खेतों में दौड़ गया। उसके ऊपर एक लड़का और एक युवती थी। डीमन सेंटिपेड तेजी से दौड़ा, लेकिन उसने उन दोनों को बाधित करने से बचने के लिए अपनी स्थिरता को सावधानीपूर्वक बनाए रखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर डीमन सेंटिपेड बात करने में सक्षम होता तो वह शायद कुछ इस तरह रो रहा होता। हे भगवान, मैं इतना अभागा क्यों हूं? वीर ने एक और किंग क्लास जेनोजेनिक जीन को निगल लिया। उसके पास 100 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स थे। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितनी जल्दी हफ्डीफाइड बनने में सक्षम हो जाऊंगा, वीर ने खुद से बड़बड़ाया। वह अपने प्रोफेसर मंत्रा एरिया को अपग्रेड करना चाहता था। उसी समय कोर एरिया में किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। वह अपने किंग जेनोजेनिक जीन्स को खाने के लिए कंज्यूम और बिग डिस्ट्रॉयड पर निर्भर था। उसका प्रोफेसर मंत्रा एरिया 9वें स्तर पर पहुंच गया था। उसे किंग क्लास को पार करने और हफ्डीफाइड बीइंग बनने के लिए केवल एक और रैंक की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से वीर निराश था। 100 किंग जीन्स होने के बावजूद उसका प्रोफेसर मंत्रा एरिया स्तर ऊपर करने से मना कर रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे 9वें स्तर को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति की आवश्यकता है और इसे हफ्डीफाइड बनने के लिए एक में वापस लौटना होगा। वीर पहले ही अनुमान लगा चुका था कि ऐसा हो सकता है। अपनी निराशा को एक तरफ रखते हुए उसने इसके बजाय जेडस्किन को स्तर ऊपर करने के लिए उन 100 किंग जेनोजेनिक जीन्स का उपयोग किया। अभी वीर बहुत परेशान दिख रहा था। जिस दर पर वह अपने जमा किए गए जीनों का उपभोग कर रहा था, वो उस गति से कहीं अधिक था जिस पर वो अधिक जीवों का शिकार करने और अपने स्टॉक को फिर से भरने में सक्षम था। उसके भंडार समाप्त हो रहे थे। कोर एरिया में कई किंग जेनोजेनिक्स थे, लेकिन जगह इतनी बड़ी थी कि गंतव्यों के बीच यात्रा करने में हमेशा के लिए लग जाता था। उसे एक ही किंग जेनोजेनिक खोजने में कई दिन लग सकते थे। एक साधारण किंग के लिए वो एक सभ्य समय हो सकता था, लेकिन वीर जैसे किसी व्यक्ति के लिए वो लगभग पर्याप्त तेज नहीं था। उसे एक शॉर्टकट की आवश्यकता थी। नहीं, मुझे और किंग जेनोजेनिक जीन्स ढूंढने होंगे, वीर ने खुद से सोचा। और जैसा कि उसने खुद से बात की, उसके दिमाग ने विभिन्न विचारों के एक खजाने के माध्यम से अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, जो उसे एक बार में किंग जेनोजेनिक जीन्स के विशाल स्वेट्स को इकट्ठा करने में सक्षम बना सकता था। सबसे तेज तरीका ड्रैगन वन या किसी और के साथ फिर से डीफाइड्स का शिकार करना होगा। लेकिन अगर वास्तव में कोई डीफाइड क्रीचर आसपास था, तो वीर ने इसे खुद मारना पसंद किया होगा। दूसरों की मदद करना वास्तव में इसके लायक नहीं होगा। जैसा कि वीर ने इस समस्या के बारे में गहराई से सोचा, कोई जल्दी से आया। व्यक्ति ने उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने चला गया। जब वीर ने बार को देखा तो उसे अचानक सिरदर्द होने लगा। वह डरा नहीं, उसने बस सोचा कि आदमी कष्टप्रद था।
वीर, मैं तुम्हारे लिए इसे सीधा करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आशीर्वाद दो। मैं तुम्हें इसके बदले में तुम्हारे दिल की कोई भी चीज दे सकता हूं। बार ने उसके सामने रुकने पर कहा, ठीक है, लगभग 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स कैसा रहेगा? वीर ने बार को घूरते हुए सुझाव दिया। बार चौंक गया। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स एक बड़ी संख्या थी। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन? तुम बस जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेते? जी यांग शेंग सोच रहा था। साधारण किंग क्लास लोगों के पास इतने जमान नहीं होंगे। यहां तक कि एक हफ्डीफाइड के पास भी भंडारण में इतने किंग जेनोजेनिक जीन्स नहीं होंगे। जाहिरा तौर पर बार भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अविश्वसनीय संख्या में जेनोजेनिक जीन्स का स्टॉक किया हो। इसलिए उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। उसके व्यक्तित्व के कारण उसके पास धन के मामले में ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि वह जेनोजेनिक्स को मार सकता था, वो उनके जीन का भंडारण नहीं कर रहा होगा। भले ही वह उन्हें उधार लेना चाहता हो, वो शायद नहीं कर सकता था। आखिरकार उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसका एकमात्र वास्तविक दोस्त दिया रॉबर था, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि दिया रॉबर के पास भी इतने सारे थे कि वह उन्हें अलग कर सके। जरूर, मेरे जेनोजेनिक जीन्स इकट्ठा करने तक प्रतीक्षा करो। जब मेरे पास वो होगा जो तुमने मांगा है, तो मैं फिर से तुम्हारी तलाश करूंगा, बार ने कहा। फिर उसने कोर एरिया हॉल खोला और चला गया। वीर को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स एक बड़ी संख्या थी। अगर अधिकांश किंग्स इतने सारे भंडारण से बाहर नहीं निकाल सकते थे, तो यह दोगुना संदिग्ध था कि बार ऐसा करने में सक्षम होगा। लेकिन वीर ने जो लोग उसे देख रहे थे, उनके लिए एक मानक बनाने के लिए यह कीमत निर्धारित की थी। अगर दूसरों ने कीमत सुनी और 2000 जीन की पेशकश की, तो वो बदले में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा प्रयास करने में बुरा नहीं मानेगा। अगर उसके पास 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स होते, तो शिकार के माध्यम से उसे मिले कुछ अतिरिक्त जीनों के साथ उसके पास अपने 3 अलग अलग क्षेत्रों को 9वें स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता। वह पागल है। 2000 किंग जीन्स? क्या उसका आशीर्वाद वास्तव में लोगों को डीफाइड के पद तक पहुंचा सकता है? एक डीमन ने यह खबर सुनकर मजाक उड़ाया। अन्य लोग जिन्होंने वीर की बार के साथ बातचीत सुनी थी, उन्होंने भी यही सोचा। उनमें से कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वीर बस दूसरे व्यक्ति को डीफाइड बना सकता है। उन्होंने सोचा कि उसी समय लैंडो के साथ कुछ खास हुआ होगा, या शायद किसी तरह का खास खजाना इस्तेमाल किया गया होगा। शायद उसने ब्रह्मांड के उस हिस्से में किसी अज्ञात बल का उपयोग किया होगा। यह केवल वीर की शक्ति नहीं हो सकती थी जिसने लैंडो को अंतिम धक्का दिया। बेशक उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वीर की शक्ति का किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा था, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि लैंडो के डीफाइड बनने का यह एकमात्र कारण था। 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स? ये कुछ आसान पैसा है। मैं 1000 के लिए किसी को आशीर्वाद दूंगा। एक हफ्डीफाइड फेदर ने तिरस्कार के साथ खुद से बड़बड़ाया। जब एक्सट्रीम किंग के 4th अंकल मेंग लाई ने यह सुना, तो उसने माथे पर शिकन डाली। 6th अंकल ने बात की, कहा, यह वीर बहुत लालची है। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स? तुम और मेरे जैसे डीफाइड लोगों को भी इतने नहीं मिल सकते। अगर वो वास्तव में किसी को डीफाइड बना सकता है, तो 2000 किंग क्लास जीन्स कुछ भी नहीं है, मेंग लाई ने जवाब दिया। यह कैसे संभव है? अगर यह काम करता है, तो हमें अभ्यास करने की इतनी परेशानी क्यों उठानी चाहिए? हम सब क्यों नहीं जाते और उसकी कतार में लगकर उसके आशीर्वाद का इंतजार करते हैं? अंकल 6th ने तिरस्कार भरी नजर से पूछा। किसी को विश्वास नहीं था कि बार आशीर्वाद के लिए वीर को 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स देगा। यहां तक कि वीर को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कुछ डीमंस वीर से कुछ दूरी पर उड़ गए और चिल्लाए, वीर, 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स बहुत महंगे हैं। क्या हम मोल भाव कर सकते हैं? हम मिस्टर जी को आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें
1000 किंग जेनोजेनिक जीन्स दे सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 500 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स देने होंगे, वीर ने जी यांग शेंग की ओर इशारा करते हुए कहा। जी यांग शेंग खुश हुआ। वह चाहता था कि अन्य डीमंस जेनोजेनिक जीन फिरौती का भुगतान करें ताकि उसे फिर कभी रिक्शा न खींचना पड़े। आशीर्वाद के बारे में क्या? बातचीत करने वाले डीमन ने भ्रम के साथ पूछा। मुक्त होने के लिए 500, आशीर्वाद के लिए 2000। कोई छूट नहीं, वीर ने सीधे कहा। वह वो बहुत महंगा है, हम तुम्हें उतने जेनोजेनिक जीन्स नहीं ला सकते, डीमन ने हिचकिचाहट के साथ कहा। जब मैंने 2000 कहा तो मैं तुम्हें 50% छूट दे रहा था। भविष्य में ये इतना सस्ता नहीं होगा, वीर ने चेतावनी दी। डीमन किंग जब उसने वीर को सुना तो समझ गया कि कीमत कम नहीं होगी। मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे जाने दो, जी यांग शेंग ने जल्दी से कहा। उसने नहीं सोचा था कि वीर का आशीर्वाद उसे डीफाइड बनाने वाला है। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स व्यावहारिक रूप से दिन दहाड़े डकैती थी। बातचीत करने वाले डीमंस ने थोड़ी देर और बात की और उन्होंने अंततः जी यांग शेंग की स्वतंत्रता के लिए 500 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स सौंप दिए। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। 2000 एक छोटी राशि है, अगर तुम अब ये मौका चूक गए तो ये बाद में तुम्हारे लिए सस्ता नहीं होगा। वीर ने जी यांग शेंग पर मुस्कुराया। कोई भी तुम्हारे आशीर्वाद के लिए तुम्हें 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स का भुगतान नहीं करने वाला है, जी यांग शेंग ने थूका। फिर वह जाने के लिए मुड़ गया। वो वीर को फिर कभी नहीं देखना चाहता था। वीर ने किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स के ढेर को देखा जो डीमंस ने अभी उसे दिए थे। उसने सोचा कि ये एक अच्छा व्यावसायिक उद्यम था। अगर उसे आशीर्वाद के लिए और किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स नहीं मिल सके तो वो हमेशा मोबिन का उपयोग करके एक्सट्रीम किंग के साथ मोलभाव कर सकता था। अगर उसने राजकुमार को वापस एक्सट्रीम किंग को बेच दिया तो ये एक अच्छी फिरौती के लिए होगा, लेकिन उसने सोचा कि एक्सट्रीम किंग डीमन जितना तेजी से भुगतान नहीं करेगा। एक्सट्रीम किंग जीन यूनिवर्स में शीर्ष 3 जातियों में से एक थे। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी, इसलिए एक मौका था कि वे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए फिरौती का भुगतान करने को तैयार नहीं होंगे। अब कोई भी रिक्शा नहीं खींच रहा था, इसलिए वीर ने इसे डेस्टिनीज टावर को वापस कर दिया। इसकी उत्पत्ति अलायंस में थी। वह समारा ग्रोवर और इलिशन मून के साथ आगे उड़ गया। समारा ग्रोवर अपनी तलवार के ऊपर उड़ सकती थी, जबकि इलिशन मून अपनी छतरी का उपयोग करके तैरती थी। यह बहुत सुंदर लग रहा था। वीर को खुद ही उड़ना पड़ा। उसके पास हथियार थे, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह रॉकेट लॉन्चर या स्नाइपर राइफल के ऊपर उड़ता है तो यह इतना कूल नहीं लगेगा। इसलिए उसने उस विचार को छोड़ दिया और खुद ही उड़ गया। एक भी कोर जेनोजेनिक को देखे बिना आधे दिन तक उड़ने के बाद उसने अचानक कुछ देखा जो उसके पीछे अंतरिक्ष के माध्यम से पागलपन से उड़ रहा था। उसने करीब से देखा और पाया कि वह बार था। वीर, मैंने तुम्हारे लिए 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स तैयार किए हैं। तुम मुझे कब आशीर्वाद देना शुरू कर सकते हो? बार ने तुरंत बात पर आते हुए चिल्लाया। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? वीर ने सदमे से बार को देखा। अगर मैंने नहीं किया तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढने आता? तुम कब शुरू कर सकते हो? बार अधीर लग रहा था। पहले मुझे भुगतान करो और फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स आ जाएंगे तो मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा। वीर रुका और फिर आगे कहा, लेकिन आशीर्वाद सिर्फ एक आशीर्वाद है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम डीफाइड बन जाओगे। यह सब तुम्हारे जीन की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, जब तक एक मौका है, तुम यहां इंतजार करो और मैं जेनोजेनिक जीन्स लेने जाऊंगा, बार ने कहा, और फिर उसने कोर एरिया छोड़ दिया। जब वह लौटा तो वह अपने पीछे किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स का एक पहाड़ खींच रहा था। कई किंग क्लास लोग वीर को देख रहे थे।
जब उन्होंने किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स का वह पहाड़ देखा तो वे जम गए। बार के आशीर्वाद के बदले में वीर को 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स देने की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। क्या बार पागल है? वीर के आशीर्वाद के लिए 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स? क्या ये एक बड़ी बर्बादी नहीं है? किसी भी तरह से बार के पास इतने किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स नहीं थे। यह उसे डिस्ट्रॉयड के बॉस द्वारा दिया गया होगा। डिस्ट्रॉयड वास्तव में एक डी5 चाहते हैं, है ना? वे इस हास्यास्पद समारोह के लिए इतने सारे किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स का भुगतान करने को तैयार हैं। कई किंग क्लास लोग देखने के लिए करीब आए। वे देखना चाहते थे कि बार का आशीर्वाद कैसा निकला। कई लोगों ने अपने फिल्मिंग इक्विपमेंट को तैयार रखा था। उन्होंने छवियों को अपने लोगों तक वापस स्ट्रीम किया। क्या हम अब आशीर्वाद की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? बार बोलते समय किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स के बड़े ढेर के ऊपर खड़ा था। जरूर, एक सेकंड रुको, ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। मुझे पहले इन जेनोजेनिक जीन्स को भंडारण में ले जाने दो। वीर ने जेनोजेनिक जीन्स को अपने कोर एरिया हॉल में ले जाया, फिर उन सभी को डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया। फिर वो कोर एरिया में लौट आया। चलो अब शुरू करते हैं, वीर ने बार के सामने चलते हुए कहा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? वीर को यह बिल्कुल समझ नहीं आया। वह जानता था कि बार में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी, और यह अजीब था कि आदमी अचानक आशीर्वाद के लिए इतना बेताब था। बार का व्यक्तित्व जैसा था, यह उसके चरित्र से थोड़ा बाहर लग रहा था। एक व्यक्ति है जिसे मैं हराना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे कभी उस कार्य को पूरा करना है तो मुझे अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। मुझे वह ताकत चाहिए, और मुझे वो अभी चाहिए, बार ने भयानक निश्चितता के साथ कहा। वह कौन है? भाग्यशाली व्यक्ति। वीर दुर्भाग्यपूर्ण कहने वाला था, लेकिन फिर इसे भाग्यशाली में बदल दिया। आखिरकार बार एक ग्राहक था। वीर जानता था कि बार का दुश्मन होना वैसे भी कभी अच्छी बात नहीं थी। इस मामले में वीर को लगा कि यह मजेदार है, और जब तक बार उसे परेशान नहीं कर रहा था, उसे परवाह नहीं थी कि वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन था। $, बार ने जवाब दिया। यह सुनकर वीर की आंखें चौड़ी हो गई। आधे दिन के इंतजार के बाद यह पता चला कि वो खुद वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था जिसके लिए बार इतना एंटीपैथी रखता था। दिलचस्प। अपने क्षणिक ठहराव को झटकते हुए वीर ने बार को एक असहज थम्स अप दिया। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वीर अब पीछे नहीं हट सकता था। वह पहले ही सामान ले चुका था, इसलिए उसके पास चीजों के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बार एक टॉवर की तरह लंबा और सीधा खड़ा था, और वीर ने अनिच्छा से अपने हाथ बाहर निकाले। उसने उन्हें एक पुजारी की तरह बार के माथे पर रखा। उसने कहा, मैं वीर, सभी देवताओं के नामों से तुम्हें, बार, एक शाश्वत पवित्र शक्ति प्रदान करता हूं। डेस्टिनीज डोर खोलता हूं। वीर ने खुद को एक भगवान जैसा बना लिया। उसने जो गर्म रोशनी छोड़ी वो उसके हाथों से आई थी। ये एक गहरा लाल रंग बन गया क्योंकि ये चमकता था और बार के शरीर में प्रवेश करता था। वीर ने यह कहा, लेकिन वह उम्मीद कर रहा था कि बार डी5 बनने में विफल रहा। अगर यह प्रक्रिया सफल रही तो उसने अभी अभी खुद के लिए एक नया दुश्मन बनाया था। एक और भी दुर्जय उस पर। कई एलिट्स देख रहे थे, दोनों कोर एरिया और बाहरी ब्रह्मांड में, और उनमें से कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। उन्होंने ध्यान से वीर को बार का माथा पकड़े हुए देखा। बार वीर से लंबा था, लेकिन जैसा कि वह अभी वीर के सामने खड़ा था, वो मठ में शुरू किए जा रहे कुछ प्रेरित जैसा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खून जैसी शक्तियों को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। ब्लड पुल्स सूत्र का सेल्फ कॉगव्हील बार के सेल्फ कॉगव्हील से जुड़ा। जब ब्लड पुल्स सूत्र का सेल्फ कॉगव्हील चला तो बार का सेल्फ कॉगव्हील भी चलने लगा।
वीर यह देखने में सक्षम था कि बार का सेल्फ कॉगव्हील काला था। यह धातु की तरह काला था। उसका कॉगव्हील त्रिकोणीय काले प्रतीकों से भरा हुआ था। कोनों में बेजान सिर थे। कोरे चेहरों के बारे में कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि उनमें से एक स्त्रैण था। वह दूसरे को एक आदमी का चेहरा होने के रूप में पहचान सकता था। तीसरा, हालांकि, अलग था। इसे समझने की कोशिश करना लगभग असंभव था। यह इतना धुंधला था कि एक लिंग को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता था। दिया रॉबर, क्या तुम्हें लगता है कि वीर बार को डीफाइड बना सकता है? डिस्ट्रॉयड के एक डीफाइड, जिसका नाम आर्थर था, ने दिया रॉबर से पूछा। वो डीफाइड नहीं बन सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ भी होता है वह बार के लिए एक बड़ा वरदान होगा, दिया रॉबर ने कहा। दिया रॉबर, तुमने बार को बिगाड़ दिया है। अगर तुम जानते थे कि वीर उसे डीफाइड नहीं बना सकता है, तो तुमने उसे इतने सारे जेनोजेनिक जीन्स क्यों उधार दिए? अगर तुम नहीं होते, तो हमने कभी इस व्यापार को मंजूरी नहीं दी होती। आर्थर ने माथे पर शिकन डाली और कहा, मिस्टर आर्थर, मैंने किंग जेनोजेनिक जीन्स उधार दिए। ये केवल समय की बात है जब हम योग को वापस देखेंगे। चिंता मत करो, दिया रॉबर ने आर्थर को नमन किया और कहा। आर्थर ने सिर हिलाया। मैं बस कह रहा हूं, तुम्हें उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। आखिरकार वो एक शुद्ध डिस्ट्रॉयड नहीं है। बार अशुद्ध खून का हो सकता है, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली है। ये सब जानते हैं। दिया रॉबर हंसा और कहा, उसकी प्रतिभाएं उत्कृष्ट है, लेकिन उसके खून के कारण उसके डीफाइड बनने की संभावना काफी कम है। आर्थर ने कहा, हां, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं। वीर उसे डीफाइड नहीं बना सकता है, लेकिन इस आशीर्वाद को कम से कम उसके मिश्रित जीनों को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए। शायद ये बार का मौका है, दिया रॉबर ने शांति से कहा। पुराने चार, तुम्हें क्या लगता है कि इस आशीर्वाद से क्या होगा? सिक्स्थ अंकल चाय पी रहा था, क्योंकि उसने वीर के बार पर आशीर्वाद प्रदान करने की धारा देखी। बताना मुश्किल है, मैंग लाई ने चुपचाप कहा। तुम्हारा क्या मतलब है बताना मुश्किल है? वे 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स शायद अभी बर्बाद हो गए हैं। और किस उद्देश्य के लिए? एक तुच्छ किंग को स्तर ऊपर करने के लिए। डिस्ट्रॉयड बहुत आशावादी है। उस अभिमानी लड़के के चारों ओर कुछ मूर्खतापूर्ण मिथक में अपना विश्वास रख रहे हैं। सिक्स्थ अंकल हंसा। मैंग लाई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बार को आशीर्वाद दिए जाने को देखना जारी रखा। कई लोग बार को देख रहे थे। बार के सेल्फ कॉगव्हील को धक्का देने के बाद ये कताई शुरू कर दिया। उसके सेल्फ कॉगव्हील पर प्रतीक चमकने लगे। बार का शरीर एक अजीब तरीके से बदलने लगा। बार एक शुद्ध डिस्ट्रॉयड नहीं था। उसके 3 चेहरे थे, लेकिन 3 सिर नहीं थे। इसके अलावा वे सभी पुरुष थे। उसके 6 हाथ नहीं थे। पहली नजर में कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उसे डिस्ट्रॉयड में से एक माना जाता था। लेकिन जब उसका सेल्फ कॉगव्हील कताई शुरू हुआ, तो उसके 3 चेहरों में अजीब बदलाव हुए। सामने का चेहरा गायब होने लगा और बायां चेहरा अधिक मर्दाना होने लगा, जबकि दायां चेहरा अधिक स्त्रैण दिखाई दिया। बायां चेहरा बहुत हत्यारा लग रहा था। यह नरक से एक राक्षस के चेहरे जैसा था। दायां चेहरा बहुत दयालु था। यह बहुत अच्छा लग रहा था, और इसकी उपस्थिति कुछ हद तक बुद्ध की याद दिलाती थी। केवल बीच के चेहरे में कोई परिभाषित विशेषताएं नहीं थी। बूम! जैसा कि यह हुआ, बार के शरीर के माध्यम से कठोर परिवर्तन हुए। उसकी मांसपेशियां गैस से भरे गुब्बारे जैसी थी। वे अविश्वसनीय रूप से बड़े होने के लिए सूज गए, जैसे कि वह ताकत का कोई जीवित कैरिकेचर था। और पूरी ईमानदारी से यह सच्चाई से दूर नहीं था। एक डरावनी डिस्ट्रॉयड शक्ति उसके अंदर से काले लावा की तरह बाहर निकली। उस जलती हुई डिस्ट्रॉयड शक्ति के अंदर बार का शरीर पिघल गया। उसका मांस उससे हट गया, जिससे सिर्फ उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। वे हड्डियां साधारण हड्डियों से अलग थी। वे स्टील की तरह काले थे,
और उनका आकार, संरचना और व्यवस्था एक मानव कंकाल जैसा दिख रहा था। एकमात्र वास्तविक, महत्वपूर्ण अंतर सिर था। खोपड़ी में 3 चेहरे थे। बायां वाला राक्षसी लग रहा था, जबकि दायां वाला एक बुद्ध जैसा लग रहा था। बीच वाले में अभी भी कोई भेद करने वाली विशेषताएं नहीं थी। ये एक कोरा स्लेट था, भावहीन और अपठनीय। डरावनी काली डिस्ट्रॉयड शक्तियां आदमी के कंकाल को भस्म करने लगी। फिर, जैसा कि अनगिनत एलीट्स ने देखा, बार के 3 चेहरे चीखने लगे। उसका बायां चेहरा एक शैतान की तरह चीखता था। उसका दायां चेहरा मंत्र जप रहा था। बीच वाला बिना मुंह वाला चुपचाप चीख रहा था। इन 3 चीखों के साथ बार की डिस्ट्रॉयड शक्ति फट गई। उसकी डरावनी काली हड्डियां ऊर्जा से ढंकी हुई थी। उसकी डिस्ट्रॉयड शक्ति एक काले सूरज की तरह जल गई। यह प्राणी अब पुराने बार से कोई समानता नहीं रखता था। अंधेरी डिस्ट्रॉयड शक्ति मजबूत होने लगी। अचानक अंधेरे के भीतर एक सफेद बिंदु दिखाई दिया। वह सफेद धब्बा एक सूरज की तरह था, जो छाया के माध्यम से चमक रहा था। काली डिस्ट्रॉयड शक्ति सफेद हो गई। नहीं हो सकता। सिक्स्थ अंकल की आंखें चौड़ी हो गई। अपने सरासर विस्मय में वो अपनी चाय के कप के बारे में सब भूल गया था। उसका ध्यान अब डिस्ट्रॉयड शक्ति के सफेद बिंदु पर केंद्रित था। वो सफेद बिंदु छोटा था, लेकिन सिक्स्थ अंकल जैसा एक डीफाइड बता सकता था कि ये एक सब्सटेंस चेन था। केवल डीफाइड्स के पास सब्सटेंस चेंज हो सकती थी। जैसे जैसे अंधेरे में सफेद रोशनी तेज और तेज चमकती गई, उसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया। कई डीफाइड एलीट्स ने उसकी उपस्थिति को देखा और उनके चेहरे सदमे में थे। एक वीडियो स्क्रीन के माध्यम से देखते हुए जी यांग शेंग ने सफेद बिंदु पर ध्यान दिया। हालांकि सफेद बिंदु बहुत छोटा था। इसका मतलब यह नहीं था कि बार अभी तक डीफाइड हो गया था, इसलिए वह निश्चित नहीं था कि इसका क्या मतलब है। एक सब्सटेंस चेन। वह एक सब्सटेंस चेन है। बार डीफाइड बनने जा रहा है। उसके बगल में बैठे मोल्डो ने सफेद बिंदु देखा। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर पा रहा था। क्या, मिस्टर मोल्डो, तुमने क्या कहा? जी यांग शेंग को लगा कि उसने शायद गलत सुना है, इसलिए उसने मिस्टर मोल्डो से पूछा कि वह जो कह रहा था उसे दोहराए। इससे पहले कि मोल्डो जवाब दे पाता, जी यांग शेंग को एक अचूक तरीके से जवाब मिल गया। वह सफेद बिंदु तेजी से बढ़ा और काली डिस्ट्रॉयड शक्ति अचानक सफेद हो गई। यह आग की तरह थी क्योंकि यह बार के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। केवल बार की काली हड्डियां शेष थी, लेकिन वे हड्डियां अब सफेद हो रही थी और वह सफेद डिस्ट्रॉयड शक्ति उसके मांस का पुनर्निर्माण करने लगी। बूम! बार उस सफेद डिस्ट्रॉयड शक्ति से बाहर निकल पाता, इससे पहले अंतरिक्ष का ताना बाना मुड़कर फट गया। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड बिखर रहा था। बार का शरीर उस स्थान पर गिर गया और गायब हो गया। जब बार गायब हो गया तो अंतरिक्ष का डरावना ढहना बंद हो गया। क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता कि बार ने बदलाव पूरा कर लिया था। वो क्यों गायब हो गया? कई लोग जो उन्होंने देखा उससे भ्रमित थे। उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष बार के चारों ओर क्यों ढह गया था। वो डीफाइड बन गया। कोर एरिया डीफाइड एलीट्स को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। एक बार जब वह डीफाइड बन गया तो उसे कोर से बाहर निकाल देना पड़ा, किसी ने कहा जो समझ गया था। बार डीफाइड बन गया। जी यांग शेंग चौंक गया था और फिर उसे बहुत गुस्सा और ईर्ष्या महसूस हुई। अगर उसने 2000 जीन का भुगतान किया होता जो उससे मांगा गया था, तो वह होता जो अभी डीफाइड होता। क्या सच में बार डीफाइड बन गया? दर्शकों में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या देखा था। वो डीफाइड है। ये एक धोखा होना चाहिए। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि वीर ने एक और डीफाइड बनाया? क्या कोई मुझे समझाने में कोई आपत्ति करेगा कि ये कैसे हो सकता है? वो गॉड्स डैडी है, इसलिए
और ये इसका और सबूत है। वो वास्तव में ऐसा कर सकता है। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स। तुम्हें डीफाइड बनने के लिए केवल 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स की आवश्यकता है। ये दुनिया पागल हो गई है। या क्या मैं वो हूं जिसे पागल बना दिया गया है? डीफाइड्स कब से इतने सस्ते हो गए? उस क्षण पूरा ब्रह्मांड पागल हो गया। हर कोई जिसने वीर को देखा, अब एक व्यक्ति को नहीं देखा। उन्होंने एक गॉड स्टैचू देखी जिसके सामने लोग इच्छाएं कर सकते थे। वे सब उसके सामने जाना चाहते थे और झुकना चाहते थे। उम्मीद कर रहे थे कि उनके माथे को छुआ जाएगा और डीफाइड बनाया जाएगा। बार वास्तव में डीफाइड बन गया। सिक्स्थ अंकल ने खुले मुंह से अपनी स्क्रीन को घूर कर देखा। उसने इसे बंद करने के लिए संघर्ष किया। जब तक वीर ने कोर एरिया नहीं छोड़ा, तब तक वह अजीब लग रहा था। हमारे लिए यह पता लगाना काफी आसान होगा कि क्या बार वास्तव में डीफाइड बन गया है। हमें बस डिस्ट्रॉयड के पास किसी को भेजना है और घोड़े के मुंह से सच्चाई जाननी है, मैंग लाई ने कहा। हर नस्ल का नेता एक्सट्रीम किंग जैसा ही काम कर रहा था। वे बार की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। हालांकि बार लंबे समय तक छिपा नहीं रहा। वह सबके सामने खड़ा था। डीफाइड बनकर उसे मिली शक्ति को नहीं छिपा रहा था। वो वास्तव में डीफाइड बन गया। अब इसमें कोई संदेह नहीं था। उच्च जातियों के हर व्यक्ति ने वीर को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। हर कोई अपने जेनोजेनिक जीन्स को लहरा रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वे वीर को आशीर्वाद देने के लिए बाहर निकाल सकते हैं। 2000 जेनोजेनिक जीन्स एक उच्च संख्या थी, लेकिन एक डीफाइड बनने की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। यह मूंगफली थी। एक डीफाइड बनने के लिए 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स का आदान प्रदान करना इससे कहीं अधिक लायक था। अगर वीर अधिक आशीर्वाद देने को तैयार था, तो हर उच्च जाति अपने आप को दिवालिया करने तक आशीर्वाद के लिए भुगतान करेगी। आर्थर ने बार को डीफाइड बनते हुए देखा था। वो परिणाम से बहुत खुश था। एक डीफाइड बार के बदले में 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स सौंप दिए गए थे। यह बहुत एफ किंग लायक था। यहां तक कि दिया रॉबर भी हैरान था। उसने सोचा कि वीर का आशीर्वाद केवल बार के जीनों को मजबूत करेगा। उसने बार के तुरंत डीफाइड बनने की उम्मीद नहीं की थी। यह आदमी बहुत डरावना है। दिया रॉबर बार के डीफाइड बनने से इतना हैरान नहीं था। हालांकि वो किसी भी चीज से ज्यादा चिंतित था। सिर्फ दिया रॉबर ही ऐसा महसूस नहीं कर रहा था। उच्च जाति के कई एलीट्स वीर से डरते थे। ये एक डर था जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक किंग क्लास बीइंग डीफाइड बीइंग्स का निर्माण कर रहा था। इस पर विश्वास करना लगभग बहुत चौंकाने वाला था। वह पूरे ब्रह्मांड को ले जाने और इसे अपने सिर पर पलटने में सक्षम था। साधारण किंग्स और नोबल्स ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि उन्होंने बस सोचा कि वीर ने जो किया वो किसी चमत्कार जैसा था। मिस्टर गॉडफादर बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे पास 2000 किंग क्लास जीन्स नहीं है। शायद अगर मेरे पास होते तो मैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहता ताकि मैं डीफाइड बन सकूं। 2000 जेनोजेनिक जीन्स मेरे पास जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक है। क्या वह इसके बजाय महिलाओं को लेगा? मैं अपने शरीर से भुगतान करता अगर मैं कर सकता। सपना देखना बंद करो। शीशे में देखो। क्या तुम उतनी सुंदर हो जितनी गॉडफादर के पास वे 2 महिलाएं हैं? फका। उसके पास सभी अच्छी चीजें हैं और उसके पास बीमार शक्ति है। उसके पास पागलपन से सुंदर महिलाएं भी हैं। उसके पास ये सब है। वीर को यह गॉडफादर शीर्षक बेतरतीब ढंग से दिया गया था। इससे पहले कई लोग वीर को गॉड्स डैडी के रूप में संदर्भित करते थे, लेकिन वह शीर्षक एक गुप्त था और कुछ ऐसा नहीं था जिसके रूप में वे उसे सार्वजनिक रूप से संदर्भित करेंगे। हालांकि इस घटना के बाद गॉडफादर शीर्षक काफी आम हो गया। इससे वह एक पादरी जैसा लगता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था। जी यांग शेंग अब सभी में सबसे अधिक उदास था। उसने बहुत लंबे समय तक वीर के लिए रिक्शा खींचा था। उसने उसे 500 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स भी दिए थे।
उसे बदले में कुछ नहीं मिला। इसके बजाय बार को डिफाइड बनाया गया। अगर भगवान ने जी यांग शेंग को चीजों को फिर से करने का मौका दिया तो वो वीर से कहेगा, हाँ, मैं तुम्हें उन्हें दूंगा। अगर उसे पता होता कि वीर वास्तव में लोगों को डिफाइड बना सकता है तो वह 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स से अधिक भुगतान करने को तैयार होता। वह उस राशि का 2 गुना भुगतान करने को तैयार होता। एकमात्र मुद्दा यह था कि किसी ने भी इससे पहले विश्वास नहीं किया था कि वीर दूसरों को डिफाइड बना सकता है। आखिरकार यह थोड़ा हास्यास्पद लगता था। जब वीर ने कोर एरिया में प्रवेश किया तो हर नस्ल के किंग्स बाहर आए और वीर को चौंका दिया। टीचर वीर, मैं तुम्हारे लिए 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स लाया हूं। अगर तुम मुझे आशीर्वाद देने को तैयार हो तो मैं उन्हें तुम्हें दूंगा। निकल जाओ। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स के बारे में क्या है? तुम गॉडफादर के सामने इतने सस्ते हो रहे हो। मेरे पास 2500 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स है। मुझे पहले आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। मेरे पास 3000 है। यहां तक कि जी यांग शेंग भी वीर के पास 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स लाया था। लेकिन जब उसने देखा कि चीजें कितनी व्यस्त थी तो उसने अपने अवसरों के बारे में नहीं सोचा। उसे बहुत दुख हुआ।